नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट जो मेरे साथ हैं, हरियाणा की राजनीति का युवा चेहरा, तेज तर्रार वक्ता, तेज तर्रार नेता, परखर वक्ता भी आप उन्हें कह सकते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण रखते हैं, जनता के मुद्दों पर बेबाक बोलते हैं, अनफिल्टर्ड अपनी बात रखते हैं, ये साहस रखते हैं, मादा रखते हैं कि जनता के मुद्दों को किसी भी तरीके से उठाया जाए, जवाबदेही तय की जाए। जी हां, हमारे साथ है जेजेपी यूथ प्रेसिडेंट दिग्विजय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जब हरियाणा में राजनीति की मैं जब भी कहीं पर भी चर्चा करती हूँ तो एक चेहरा मेरे जहन में हमेशा होता है, वो दिग्विजय सिंह चौटाला जी। बहुत उम्मीदें रहती हैं युवाओं से, स्पेशली हर फील्ड में। और हरियाणा की जब हम राजनीति की बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी और वो उम्मीद आप में भी नजर आती है। अभी अभी आपने अपनी पार्टी के लिए युवा जोड़ो अभियान चलाया और युवा योद्धा अब नया कार्यक्रम आपका आ रहा है। क्या विजन है पार्टी को लेकर? मैं विजन से पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं देखता हूं जो परसेप्शन है नौजवान पीढ़ी की, 18 साल के बाद वोटर बन जाता है, तो वो वोटर जो है उसकी राजनीति की जो परसेप्शन है ना मैडम, उसको हमें बदलना है। जब तक उसको हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैंने दुनिया में और देश देखे, विकसित देश देखे, जो डेवलप्ड नेशन है, हमारे में और उनमें एक अंतर है। अगर राजनीतिक हो या ना हो वो एक अलग विषय है, आप राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हो वो एक अलग विषय है, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो अलग विषय है, मगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थॉट जरूरी है, जो हमारे देश में मिसिंग है। हमारे देश में आज भी हर 5 साल के बाद ब्लेम गेम के नाम पर वोटर जो है वो अपना वोट बदल देता है कि यार ये भी वैसे ही है, इससे तो वो अच्छा था। आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अब आज की राजनीति में जब से धनाढ्य राजनीति शुरू हो गई, पैसे वाली, इसमें तो वो विचारधारा नाम की तो चीज ही नहीं बची थी। ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं बार बार जब भी सिर्फ यूथ के ऊपर आप बोल रहे हैं, यूथ भी यूथ ही तो बदलेगा ना जी। पार्टी जो 18 साल वो भी आइडियोलॉजी, सारा सच्चाई आपकी बात में है। आपकी बात से ही मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं कहता हूं कि जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की पहले। मगर मेरा शुरू से ही रहा, मैंने इनसो में 10-11 साल काम किया, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाता था, मैं विचारधारा पे बात करता था कि हम किसान हैं, हम किसानों के लिए, जो किसान, गरीब, मजदूर, जिसको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, तो हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए। हम सोशलिस्ट सेक्युलर अगर सोचेंगे, सेंट्रिक सोच रखेंगे, ना इधर ज्यादा धर्म, जाति पाति, और ना कैपिटलिस्ट, गरीब किसान मजदूर का भला कैसे हो सके। तो मैं बार बार आज भी आपके इंटरव्यू से भी ये गुजारिश करूंगा नौजवान पीढ़ी से और स्पेशली पेरेंट्स से, जो अपने बच्चों का वोट बनवाते हैं, 18 साल का वोट का अधिकार मिल जाता है और फिर 5 साल के बाद उन्हें कह देते हैं कि नहीं, मैं इस परिवार, इस पार्टी से जुड़ा हूं। बल्कि आजकल तो लोग अपने मन से वोट डालते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा नौजवान पीढ़ी से, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा, मैं इस देश के भविष्य के लिए आपसे मांग रहा हूं कि एक विचारधारा रखिए, एक सोच रखिए। अगर वो सोच हमने डेवलप कर ली तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिग्विजय जी, आप मुझे बताइए कि विचारधारा क्या पार्टियों की भी बची है? नहीं, कुछ राजनेताओं की बची है, राजनेताओं की बची है, मगर मैंने जैसा कहा कि धनाढ्य लोग, जिसको पैसे का बाहुबल कह रहे हैं, उसने राजनीति का नाश कर दिया। उससे हमें बचाना है और उसी से बचाने के लिए मेरा प्रयास जितना मैं कर सकता हूं, वो मैं कोई अकेला तो अपने दम पे बदलाव नहीं ला सकता, मगर मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी को सोचना चाहिए। अगर वो हम उस दिशा में सोचेंगे, लॉयल्टी कितनी बची है, आज सबसे बड़ी बात है कि लॉयल्टी कितनी बची है। मैं कई बार देखता हूं कि बहुत ऐसे लोग जो हमारे बहुत क्लोज हुआ करते, बहुत नजदीकी हुआ करते और बहुत पावरफुल हुए, और पार्टी की बदौलत हुई, हमारी बदौलत नहीं हुए, जनता के मत पर पार्टी की बदौलत हुए, मगर जब पार्टी बुराई में आई, मुश्किल में आई, तो वो छोड़ करके चले गए। बुरा दौर आया और सब निकल गए। 3 विधायक आपकी पार्टी के बच्चे। हाँ, तो ये मैं वही देख रहा हूं कि लॉयल्टी, विचारधारा, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। राजनीति को बचाना है तो स्वच्छ राजनीति, सोच और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर होना चाहिए, तो उससे पहले कम से कम लॉयल्टी सेल्फ के अंदर तलाशनी पड़ेगी। टीस है आपको वो दर्द है कि जब बुरा वक्त शुरू हुआ, दौर शुरू हुआ? नहीं, ये नहीं, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो
टीस तो सबके मन में होती है, अब उसका तो क्या है, कौन इजहार करे, मगर इट इज अ लर्निंग, इट इज अ प्रोसेस, लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एवरी डे यू लर्न, हर रोज आप सीख रहे हो। और ये भी हमें इतनी कम उम्र में सीखने का तजर्बा मिला है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि वो लोग हमें कुछ ना कुछ सिखा करके गए हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, मैं तो उनमें जब मैं अपनी यूथ की मीटिंग करता हूं तो मैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, मगर मैं कोई फेस रीडर तो नहीं हूं, ना मैं ज्योतिष हूं, ना मैं पंडित हूं, मगर जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मेरी इच्छा ये रहती है कि यार इनमें से लॉयल हमारे साथ कौन खड़ा। तो मेरी जो इंसो रही, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि एक भी छोड़ के नहीं गया जो मेरे साथ की यूथ नहीं छोड़ के गए। नहीं, मैं दुष्यंत जी को और डॉक्टर साहब मुझे मेरी पीठ थपथपाते हैं इस मामले में, मेरी नहीं, मेरे साथियों की, कि आपके जो साथी थे वो आज भी मजबूत खड़े। और आज भी जो मेरे पास नई जिम्मेवारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, युवा इकाई की है, तो बात एक ही, एक स्टेप ग्रेजुएट कर गया मैं, तो वो उसके अंदर भी मैं लॉयल्टी तराश रहा हूं जी। एक मजबूत, वो यकीन कितना मुश्किल होता होगा, एक मजबूत मिल जाए बजाय कि 100 इस तरीके के मिले जो आज आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे सिर्फ अपनी पावर तो समय पर आती जाती रहती है, कोई किसी के लिखी हुई पावर नहीं है कि ताउम्र रहेगी। सत्ता जो है वो जनता की दी हुई ताकत है, जनता की भलाई के लिए, उस तरीके से उसको सोचना चाहिए। आज है नहीं है, मगर जनता ने हमें आज भी इतना पावरफुल जरूर रखा है कि हम जनता के काम कराने लायक हैं। और मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं, जहां भी जाता हूं, फील्ड में जाता हूं, कि आप हमारे से काम लो। होते हैं आपके काम? खूब होते हैं। आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के मंत्री, मैं कह रहा हूं कि आज और दिग्विजय सिंह अब पता नहीं आपके इंटरव्यू के बाद सीएम साहब कोई आदेश जारी ना कर दे अधिकारियों को भी इसके काम नहीं करने, लेकिन आपके काम अभी हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि धड़ल्ले से हो रहे हैं और खूब बढ़कर हमारे, आपके तो कर रहे हैं, उनके मंत्री विधायक तो बेचारे रो नहीं, मैं अब क्या कह सकता हूं उनके बारे में। वो तो हमारी सरकार जब थी तो बीजेपी वाले यही तो कहते थे अपनी सरकार को कि दुष्यंत के काम होते हैं, हमारे वाले नहीं होते। हमारे काम होते हैं, काम इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है आदमी की जो 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 अधिकारी है उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है। अगर आप उसकी ईगो को पैम्पर करोगे, अब करंट मुद्दा छेड़ दिया आपने, मैं सवाल करूंगा, मैं उसकी इज्जत करोगे, उसके आगे उससे प्यार से बात करोगे, वो भी तो एक अधिकारी है ना, कुर्सी का रुतबा है, बिल्कुल उस कुर्सी में दम है, तो उसकी इज्जत करोगे तो वो काम करेगा। जो राजनेता है उनकी कुर्सियां तो आती जाती रहती है, वहां पर चेंज होता है, लेकिन अधिकारी क्वालिफिकेशन के बाद, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के बाद उस चेयर पर पहुंच जाए, उस रिस्पांसिबिलिटी पर बड़ी जिम्मेवारी से पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं। और आजकल ये मुद्दा है, और कई ऐसे चेहरे हैं बीजेपी कांग्रेस में जो अधिकारियों के साथ तू तड़ाक भी करते हैं। ये मुद्दा गरमाया भी हुआ है। हम तो 4 साल सत्ता में रहे, और इसे मैं प्रिविलेज तो नहीं कहूंगा, मगर मुझे तो जिससे भी हमने ऊपर एसीएस लेवल के अधिकारी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से लेकर के नीचे कोई हमारा साथी कोई सी ग्रेड डी ग्रेड में भी था, उसने हमारी खूब खुल के मदद करी, जो काम कहे काम किए, और खूब लोगों का हमने भला किया जितना कर पाए, और जो नहीं हो पाया भविष्य के अंदर जब कभी समय आएगा तो वो करेंगे। मैं आप क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहे, तो क्या ये बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है? एक्सक्यूज ही है जी, कि मतलब अधिकारी सुन नहीं रहा जी, हमारे तो काम नहीं हो भाई। उससे जब आप बात करोगे, आप उसके अधिकार की बात करोगे, तो वो क्यों नहीं करेगा काम आपकी? अब एक आधा तो कोई होता ही है जी, वो तो हर जगह होता है, ऐसे राजनेता भी होते हैं कोई ऐसी बात बिल्कुल, कोई बहाना ढूंढना आसान है, वो नहीं करेगा तो उसका कोई सीनियर करेगा, कोई ना कोई तरीके से काम तो होगा। लेकिन अब जेजेपी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि देखिए जेजेपी कुछ ही महीनों में सरकार में हिस्सेदारी तक की पार्टी बन गई, नई नवेली पार्टी थी, किसी को यकीन नहीं था कि इस तरह से वो सच में चाबी लगा देगी सत्ता की। उसके बाद शून्य पर आ गए आप अगले ही चुनाव में। ये तो जीवन का एक पहलू है। अब रोड मैप क्या है उसको फिर से उभारने के लिए? खड़े होंगे, फिर हौसले से लड़ाई लड़ेंगे, और फिर पहले से भी मजबूत होंगे। चौधरी देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने सिर का ताज दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 6 महीने बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया। चौधरी देवीलाल जी ने अपनी ताकत दिखाते हुए उन्हें सत्ता से हटा दिया, चंद्रशेखर जी को बना दिया। चंद्रशेखर जी की सरकार जल्दी गिर गई। गिराए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव चौधरी देवीलाल लड़े, और एक नए नौजवान के आगे वो चुनाव हार गए, मगर उनने राजनीति थोड़ी छोड़ी, फिर खड़े हुए, फिर लड़े। जीवन के ये इसका कोई पैमाना और पैरामीटर नहीं है कि आपकी 10 सीट आई। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, और आपके शो पे आज कहूंगा कि हमारे जितना कोई फील्ड में रहता हो तो बताओ, जनता के बीच में रहता हो तो बताओ, हमारे जितना जो हरियाणा के गांव में जाकर के लोगों से मिलता हो तो बताओ कोई दूसरा नेता है।
कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताओ। सब सीजनल है जी। हाँ। सीजनल फ्रूट आते हैं ना मार्केट में जी। वो वैसे हैं। जब चुनाव आएंगे या कोई रैली करनी होगी तो लोग, हम तो 24 आवर कमिटेड टू पब्लिक। हमारा तो मेरी तो नई नई शादी हुई है, मेरी घरवाली कहती है कि ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा तुम भी पॉलिटिकल परिवार से हो, वो कांग्रेस से संबंधित थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा कि भाई कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है, हम तो सुबह उठते हैं और रात तक लोगों के बीच में रहते हैं। नोक झोंक तो नहीं होती? आपने कहा कि ये कल्चर कांग्रेस में नहीं है। नहीं, अब मैंने कहा तुम्हारे घर पे झंडा लगाने कब आओ। अच्छा, वहां तक विस्तार होगा जेजेपी का? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो अधिकार है हमारा। हाँ बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको ऐसे। लेकिन विपक्ष को लेकर मैं बात करना चाहती हूँ। विपक्ष को लेकर ये आरोप है कि 37 विधायक, मजबूत विपक्ष है इस बार। भले ही सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, लेकिन वो विपक्ष नजर नहीं आता। और जब हम विपक्ष के लोगों से पूछते हैं तो वो तो सीएलपी लीडर तक अभी तक नहीं बना पाए। बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष तो वो हमारे साथ ही है, वो क्या जमीन पर उतरेंगे? अब देखो, ऐसा है कि ये तो बात है कि अंडर द टेबल एक एग्रीमेंट तो है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। कांग्रेस की टिकट मुझे लगता है अकबर रोड पे शायद उनका दफ्तर है कांग्रेस का, वहां से नहीं बटी, अमित शाह जी के दफ्तर से बटी, तब ये रिजल्ट रहे। और कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड लोग 2-2, 3-3 की संख्या में हर विधानसभा पे आजाद नॉमिनेशन किया, जहां पर कांग्रेस को नुकसान किया। ये ऐसा एक कहीं ना कहीं ये जो नजर आता है प्राइमा फेसी, ये लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही ले बैठी, कांग्रेस के अंदर के लोग ले बैठे। सत्ता तो आई नहीं थी, दहलीज पे थी। घर पे लक्ष्मी बाहर इंतजार कर रही है और उसके कोई ठोकर मार दे। हरियाणा की जनता ही नहीं विश्वास कर पा रही, भाई हुआ तो हुआ क्या। लेकिन ये आरोप तो दिग्विजय जी आपके ऊपर भी है, आपकी कैसे पार्टी है? के ऊपर भी है। कैसे है? पिछली दफा जब सरकार आ रही थी आईएनएलडी की, तो ठीक एक लालच में, कुर्सी के लालच में आकर परिवार भी तोड़ दिया, अच्छा, पार्टी भी तोड़ दी। और आप जिसके विरुद्ध आप वोट मांगते थे, यमुना पार भेजने की बातें करते थे, उन्हीं के साथ बैठ के सरकार बना ली। 4.5 साल आप सरकार में रहे। यही बात मेरी समझ नहीं आ रही। हमने पार्टी तोड़ दी, हमने गुनाह कर दिया, हम छोड़ करके चले गए। मुझे ये तो कोई फैक्ट पर तो समझाए कि हमने कैसे किया ये। हमें तो आधी रात को पार्टी से निकाल दिया गया। हम क्यों छोड़ते इन एलो को? अगर हमें जीरो करना था, अगर उन लोगों का लक्ष्य यही था, तो हमें उस पार्टी में रखते। अगर हम छोड़ते तो हम गद्दार कहलाते। हमें तो पार्टी से निकाला, निष्कासित किया। आप भूल गए क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आपके परिवार के लोग, आप वो छोड़ो, आप परिवार की बात, फैक्ट की बात। आप और मेरी जनरेशन के लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं। फैक्ट की बात करो। मेरे ये सवाल भी चलो, मैं और दुष्यंत तो गुनहगार थे, मेरे पिता का क्या गुनाह था? मेरे पिता तिहाड़ जेल की सलाखों में उसी पार्टी के लिए गए ना। 40 साल अपने जीवन का खून पसीना उसी पार्टी के लिए बहाया ना जी। हम तो गद्दार हो सकते हैं, वो भी गद्दार थे क्या? कोई जवाब ही नहीं है। ले दे के जब एक ही बात, तुम चले गए, ये छोड़ गए, बीजेपी के लालच में आ गए। आप, अगर आपको ये अंदेशा था तो हमें पार्टी से निकाला क्यों? आप नहीं निकालते। मजबूर इतना किया गया। क्या मजबूर किया? जब रैली हुई तो किल्की कांड हुआ, उसमें जानबूझकर किल्की कांड किसने किया, क्या हुआ, ये तो कम से कम कोई बताए। कोई फैक्ट तो रखे। मेरे को एलिगेशन लगाते हैं दिग्विजय तूने वोट दंगी। एक तरफ तो आप ये कहते हो, जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक तरफ तो ये कहते हो तुम्हारे पल्ले क्या है, और दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला 5 लाख लोगों से किल्की निकलवा दे। तो फिर तो मेरे में कोई दम है जी। अगर मेरे एक इशारे पे 5 लाख आदमी खड़े होकर के दुष्यंत चौटाला के नारे लगाए, तो फिर तो मेरे में दम है ना जी। थोड़ा अंदर आप उनको, उन लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कम से कम हम उस सोच के हैं भाई बार बार इन चीजों का जिक्र ना करें। उनकी बेचारों की दुकानदारी इस पे चल रही है। वो तो ले दे करके, आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहने लगे मेरी फोटो भी लगा लेंगे थोड़े दिनों में। कल तक तो जूता दिखा रहे थे। वो जूता जो है एक अनपढ़ आदमी के सामने कहां था, जिससे इलेक्शन हार के आए हो आप। 15,000 वोटों से इलेक्शन हारे हो आप, मुख्यमंत्री बनने के सपने लेने वाले। जूता तो लोगों ने ही निकाल दिया। सोचने की बात। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सारी खींचतान में चौटाला परिवार और एक जो मेरे पिताजी ने कितनी बार एफर्ट, कितनी बार सकारात्मक स्टेटमेंट, हमने कितनी बार कहा कि परिवार को एक होना चाहिए, परिवार को एक होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं। मगर क्या है ना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक अपने समाज में ही एक ऐसा कल्चर है कि जो बड़बोला होता है ना जी, थोड़े दिन उसकी बात अच्छी लगती है। कुछ लोग बड़बोले हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टोरी बना करके लोगों के बीच में इस तरह की।
मेरे पिताजी ने कभी कोई गलत बात बोली क्या आज तक? आज परिवार के मुखिया कौन है? वो है क्या? मेरे पिता हैं, क्योंकि चौटाला साहब के बाद सबसे बड़े मेरे पिता हैं, उनकी देहांत के बाद। मेरे पिता ने आज तक भी मुंह से कोई गलत बात निकाली? हमने कोई कभी कभी भी गलत बात बोली क्या कहीं किसी स्टेज पे? ले दे के एक ही बात। ये सेल्फ क्लेम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा ऐसा किसी परिवार में, अपने समाज में तो नहीं हम देखते ऐसा कि जो रस्म पगड़ी होती है उस वक्त भी चीजें मैम ये सब घर की बातें हैं, कहां इन पे कैमरों पे इनको खुदेरने लग जाएंगे। आप मेरे घर आओ किसी दिन सिरसा कोठी पर आओ, जो मेरे पिताजी का निवास स्थान है। अभय सिंह चौटाला और उनके दोनों बच्चों की तस्वीरें दीवारों पे लगी हैं। इन बातों को कहना पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। और अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं कि मैंने दिग्विजय को सबसे ज्यादा लाड़ प्यार दिया, शायद इसी वजह से वो बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, फिर बिगाड़ा होगा उनने, कोई बात। चाचा भतीजा बिगाड़ते, एक चाचा ही बिगाड़ता। सबसे ज्यादा लाड़ प्यार मैंने दिग्विजय को ही दिया अपने अरे तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनने मुझे बिगाड़ा है तो बचपन में बच्चों को प्यार मिलता ही है। हमें प्यार मिला, मैं कब कह रहा हूं कि मुझे प्यार नहीं मिला उनका? मैंने किस दिन ये कहा? मैं तो उनकी बड़ाई करता हूं, मगर चाल चरित्र आदमी को खुद का तय करना है। मुंह से मधुर भाषी होना है, दिमाग से ठंडा होना है। सारे दिन एग्रेशन, सारे दिन ले दे के एक ही बात, एक ही लाइन, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पल्ले कुछ नहीं। तो आदमी को ठंडा होना चाहिए, सोचना चाहिए, मेहनत करो ना, सड़क पे चलो। सीजनल है, अभी तो विदेश यात्रा करके आए हैं, 5-7-10 दिन घूमेंगे, रैली करके ठंडे हो जाएंगे। 25 सितंबर मेहनत करके दिखाओ ना मेरे पिताजी की तरह 40 साल। इस पार्टी के लिए पसीना बहा के दिखाओ ना, अपने खून से, अपनी रगों के अंदर बहते खून से इस पार्टी की जड़ों को सींचा है, कभी कुछ नहीं मांगा। पर अभय सिंह चौटाला ये भी तो कहते क्या किया है? उस सिरसा से बाहर, उस सिरसा और फतेहाबाद से बाहर निकले थे क्या आज तक? अब जबान आने लगी, बात आ गई, 2013 में पार्टी हाथ में आ गई। हमने मेहनत करी, जो कहते थे आधी रात को जैसे ऊंट और घोड़ों की सवारी करके, वैसे हमें आगे रखते थे और हमारे से काम करवाते थे, हम काम करते थे। गुनाह किया क्या काम करके पार्टी के लिए? चौटाला साहब के नारे लगा के गुनाह किया क्या? पूछना किसी दिन। मैंने तो एक दिन मुझे टेलीफोन पे ये कहा था, चौटाला साहब के नारे क्यों लगा रहा है? मेरे लगाया कर। ये कब की बात है? ये अब पूछ लेना उनसे। नहीं, मैं पूछूंगी, मेरे पास फैक्ट्स हो ना, तब तो मैं मेरे को टेलीफोनिक, जब चौटाला साहब जेल में थे तो मुझे ये कहा था। अच्छा, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे नारे लगा। मेरे नारे लगा, और ज्यादा इतना हिम्मत है तो तेरे दादा को जेल से बाहर निकाल ले। पता नहीं क्या क्या कहा है मैडम, ना कहलवाओ। ये जो है ना परिवार का, ये इस तरह की बातें सड़कों पे नहीं आती। मुझे खुद शोभा नहीं देती, लेकिन इससे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कुछ एक बात और कि मेरा जब जींद का बाय इलेक्शन था तो हमने चौटाला साहब को जेल में भिजवाया आधी रात को। ये बात आरोप लगाते हैं हमारे पे। मैं आने वाली थी इस बात। मैं इस बात पर लास्ट वार्निंग दे रहा हूं इन लोगों को कि या तो सुधर जाओ, माफी मांग लो, नहीं तो अदालत में मांगोगे माफी। कांग्रेस वाले, इनेलो वाले और बीजेपी वाले इस पर कमेटी गठित करवाएंगे, अदालत में हम जाएंगे डेफर्मेशन का केस लेके इन लोगों के सामने। नाम भी ले लेती हूँ मैं आपके सामने, नानों से कांग्रेस छोड़ो किस का नाम? पेटवाड़, उन्होंने कहा कि साबित कर दे इस बात को, और मैं कहता हूं कि मैं इस बात का गवाह हूं कि रात को हॉस्पिटल से निकाल के ओपी चौटाला जी कोर्ट में गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा। जस्सी, मैं किसका नाम लूंगा? क्यों लूंगा जस्सी का नाम? जो कह रहे हैं उसमें इनेलो वाले सबसे पहले कहते हैं बात। मैं कह रहा हूं अभी आपका इंटरव्यू सुन के माफी मांग ले तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो डेफर्मेशन के केस के लिए तैयार हो जाए। गिड़गिड़ा के मांगोगे। अनिल विज ने गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी दुष्यंत चौटाला से। क्या सच्चाई थी उस दिन की, फिर उस रात की? अदालत का फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला था, दिल्ली की सरकार का फैसला नहीं था। इन बातों में कुछ नहीं रखा। सारे दिन झूठ बोल बोल के, अब कोई मैडम मैं कुछ भी कह दूं, अनगणत कहानियां कितनी बना लो, उसका क्या इलाज है? इनका कोई ये बेतुकी, ये सोचते हैं कि अजय सिंह चौटाला का परिवार बोलेगा नहीं और इनके खिलाफ कुछ ही बोले जाए। लेकिन आप तो बोलते, बहुत बोलते हैं आप तो। मैं इसलिए तो इनके बैग खटकता हूं। इसलिए तो अजय सिंह चौटाला तो नहीं बोलते था दुष्यंत। मैं इसीलिए तो इनको इनकी भाषा में एक आधा तो जवाब देने वाला होना चाहिए, नहीं तो ये तो हमें बेच खाएंगे जी। ये तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था मीनू बेनीवाल जी के साथ, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप तो करीबी थे इस वक्त, तो चलो रिश्ते अलग हैं, क्या हुआ था ऐसा कि परिवार टूट गया? उन्होंने कहा कि एक हद होती है किसी चीज को दबाने की, खींचने की, तो उन दोनों बच्चों की वो हदें पार हो चुकी थी।
इतना उनको खींचा गया, इतना उनको परेशान किया गया? हाँ, वो प्रत्यक्षदर्शी थे उस टाइम, हमारे साथ ही होते थे। वो कहा कि उनसे ज्यादा ओबीडियंट बच्चे नहीं थे अभय चौटाला के लिए काम करने वाले। भाई वो हमारे साथ थे, देखते थे। मीनू जी भी हमारे परिवार के नजदीकी थे, उनने देखा उनके वो तो उनके साथ क्या क्या होता था। बता दो आपको। नहीं, छोड़ो प्लीज बता दो। अरे नहीं वो नहीं, हल्का फुल्का कुछ नहीं है तो बता दो। नहीं, वो तो वो ही तय करेंगे। वो तो मैं सबका आदर करता हूं। मैं तो जिनका आप नाम ले रहे हो सबका आदर करता हूं, मगर कोई आदर करवाना तो सीखे। मैडम, मैं आपके बारे में सारे दिन ये बात करूं तो आप कितने एक दिन चुप रहोगे? क्या बात करूं? अगर मैं आपके बारे में अनगनत जिनका कोई आधारहीन बातें करूं सारा दिन, तो आप कितने एक दिन चुप रहोगे? तो आप ये जो मैं कहना नहीं चाहता, पीछे भी एक वो विधायक जिसका नाम ले रहे हो उसको सिर पे चढ़ा लिया, इतना बतंगड़ बन गया, मैं नहीं कहना चाहता था। बार बार पोक कर रहा है, एक ही बात को लेके पोक करे जा रहा है, झूठ बोल रहा है। आपने जो शब्द इस्तेमाल मैं थे, चेला, मेरा चेला था। गुरु और चेला नहीं होता जिसको अगर मैं हाथ पकड़ करके आगे लेके जा रहा हूं। गुरु चेला तो हमारे देश के अंदर सभ्यता में रहा है, क्या गलत वर्ड है जी? मगर मैंने रिग्रेट किया कि मुझे नहीं कहना चाहिए। आज की जो एक हमने राजनीति को थोड़ा हाइब्रिड बना लिया है, उसमें ये सब एक्सेप्टेंस इसकी नहीं है, और मैंने उसके लिए सेल्फ अपॉलॉजी क्लेम करी। आपने कहा कि हैसियत का सवाल भी आ गया। अरे तो बनाया तो मेरी हैसियत उसने बनाई होगी, मैंने उसकी बनाई होगी यार। इकट्ठे ही थे हम, इकट्ठे लट खाए हैं कि नहीं, संघर्ष किया है कि नहीं, इनसो में इकट्ठे थे कि नहीं। तो ये भी तो स्टेटमेंट आपकी तरफ से है कि प्लेट लेके फिरता था। तो मैंने कभी नहीं कहा प्लेट लेके फिरता था। एक वीडियो पे नहीं बिल्कुल आपके साथ मैं कह रहा हूं मेरी वो वीडियो इसके साथ चला देना। मैंने कभी प्लेट प्लूट लेके नहीं, मैंने ये कहा कि मेरे साथ वो इंसो के आईटी सेल का काम था वो, मैंने जो वीडियो वायरल की, मैंने इंसो के आईटी सेल ने कुछ भी कर दिया होगा जी। आईटी सेल कोई वो नहीं, ऑथेंटिक नहीं होता। मेरे साथ उसको प्रधान मैंने बनाया था। क्या गलत बनाया जी? क्या अब लॉयल्टी, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट वन, जहां से शुरू किया। अरे कम से कम हमारे साथ नहीं तो जिसकी दूसरे हमारे चाचा जी की बड़ाई करता उसके साथ तो वफादारी कर लेता। छोड़ो इन बातों को, उससे आगे बढ़े। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज और प्रदेश के मुद्दे हैं, उन पे आते हैं। मैडम, ये इन बातों में इनका जवाब जो है जनता भली भांति जानती है, मगर क्या है कि कई बार जो चुप्पी आदमी को ले बैठती है। आदमी एक पेशेंस का एक लेवल होता है, वो सोचता है कि छोड़ो, लेट इग्नोर इट। मगर जमाना ऐसा रह गया कि सारे दिन ये रील चलती है जी फोन में। सारे दिन अगर वो कोई झूठ, वो कहते हैं कि 10 बार 100 बार झूठ बोलोगे तो सच लगने लग जाएगा। नहीं, आपको लगता है राजनेताओं का चस्का लग गया? जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देंगे, वायरल होगी, उतना उनको अच्छा। अरे हम तो खत्म हो चुके हैं यार, जीरो पर हैं। हमारे बारे में मत बोला करो, किसी और को पकड़ो। उनको अच्छा लगता है, उनको हाइप मिलती है। हाइप नहीं मिलती, उनको पता है भी दम है इनमें, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर है। नहीं तो हम तो जीरो पर है मैडम, हमारा तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। हमारा आप भी तो उंगली करते हो ना उन लोगों को। मैं तो कभी जीवन में ही नहीं करी मैं तो किसी का नाम नहीं लेता। आपको लेकर भी तो बोलते कि बहुत बड़बोलापन है दिग्विजय सिंह चौटाला में। क्या मैंने उम्र जैसा अनुभव है, किसी ने कोई सवाल गलत उठाए तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। राव इंद्रजीत सिंह, अच्छा एक बात और कमाल हो गया। ये तो मैं तो फिर वही जो है ना, मैं सेल्फ कई बार आदमी को करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। किसी के भले की बात भी नहीं कर सकते, जमाना कैसा हो गया। आप भला करना चाहते राव इंद्रजीत सिंह? बिल्कुल करना चाहते कर दो रीजनल पार्टी के साथ। मैं कह रहा हूं कि रीजनल पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी। किसी दिन मुख्यमंत्री बनोगे तो रीजनल पार्टी बनाएगी, मैंने ये कहा था। क्या फायदा होगा राव इंद्रजीत सिंह रीजनल पार्टी? कौन सी रीजनल पार्टी है? जेजेपी के पास क्या है अभी? आईएनएलडी के पास क्या है अभी? ऐसा है, जेजेपी के पास क्या है, इनेलो के पास क्या है, तो जनता तय करेगी 5वें साल में। मगर वो आज वहां पर बीजेपी में सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। ये बात तो आप और मैं सब जानते हैं अंदर खाने। वो तो कांग्रेस में तब भी फील करते थे, कर रहे हैं ना। तो मैं उनको कह रहा हूं, उनका लक्ष्य है, उनके वर्कर नारे लगाते हैं, मैं उनका इतना आदर करता हूं। मेरे पिता से भी बड़े हैं, मेरे दादा के शायद थोड़े छोटे होंगे, मेरे दादा समान है। मैं उनका आदर करता हूं, मिलता हूं मैंने उनके साथ कई बार, एक बार गोल्फ कोर्स में मिला, मैं और एक दो जगह मिला। मैं उनका आदर करता हूं, मेरे बड़े अच्छे टर्म्स है उनके साथ। मगर उनकी बेटी को पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं अच्छी लगी। मैंने तो आपके अच्छे के लिए बोला। पर उनकी बेटी कह रही कि जैसे अगर ऐसे सुझाव हम लेने लग गए तो हमारा हश्र भी वैसा हो भाई हम तो 16-17% वोट अपने दम पे ले आए थे। हश्र कौन से की बात कर रहे हो आप? हम 10 सीट 6 महीने में ले आए थे। आप हिम्मत दिखाओ। मैं बहन जी को कहूंगा, मेरी बात बुरी लगी तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरी बात से बुरा मत मानो।
हम आपके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि उस हरियाणा के हिस्से ने आपको विश्वास करके सदैव वोट दिए हैं, आपके खानदान को दिए। आप पर विश्वास है वहां के लोगों को। आज भी मैं फील्ड में जाता हूं कि राव साहब पर विश्वास है जी हमें। लेकिन अगर आप मान लो कि बीजेपी उस विश्वास को बार बार तोड़ रही है, कांग्रेस उस विश्वास को बार बार तोड़ रही है, तो मैंने एक सुझाव दे दिया तो क्या गलत किया, मैं आगे नहीं दूंगा। आजकल बिना मांगे सुझाव देने नहीं चाहिए। वैसे आपकी बात ठीक है, मैं आपसे भी सीखूंगा। अभी तो बहुत कुछ सीखना, मैं भी सीख ही रही हूँ, लेकिन आपको लेके और भी बहुत लोगों को शिकायतें तो बड़ी रहती हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला जिस तरह से उनकी बोलचाल है वो लोगों को अखरती है कि इतना बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। अब रिसेंटली जो केस हुआ था कि अभय सिंह चौटाला, मैंने मेरे मुंह से कभी मैंने मेरे मुंह से कभी अपशब्द निकाला हो, किसी को गाली दी हो, कभी किसी को धमकाया हो? जो ये सब कैटेगरी जिनके नाम आप ले रहे हो ना, ये सब यही काम करते हैं। लेकिन चाचा को थ्रेट कॉल आती है, ठहाका लगा के हंसते हैं। मैंने कहा कि जिनसे थ्रेट लगता था उनको थ्रेट कॉल आ गई भाई, इससे माड़ा टाइम हरियाणा के लिए क्या होगा? मैंने क्या गलत कहा? मैं आपको भी आ गई फिर? मेरे को भी आ गई। मेरे को थ्रेट कॉल तो नहीं आई, वो स्टैचू जो हमने लगाया था उस पर गोलियां चला दी किसी। आपके दोस्त फाजिलपुरिया? अरे वो तो उसका तो मैं कह रहा हूं कि वो तो उसको तो कोई भगवान ने नया जीवन दिया है। सेकंड टाइम कानून व्यवस्था भी, क्योंकि अब शुरू है ही नहीं कि कानून व्यवस्था है ही, कहां है कानून व्यवस्था? आज हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था तो दूर की बात, कोई भी सेफ नहीं है। ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना कर्मचारी, ना गांव के अंदर नौजवान, ना बहनें। ये मनीषा हत्याकांड अगर दिल्ली में हो जाता ना जी, तो इसकी आग इंटरनेशनल लेवल पर लग जाती। हरियाणा में हुआ, इसलिए ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं इसमें राजनीति नहीं हुई? ऐसा है, ये राजनीति की भेंट चढ़ा। अच्छा। ये राजनीति की भेंट चढ़ा बाद में, मगर जो हुआ वो इनजस्टिस, उसको न्याय कौन दिलाएगा? उस परिवार, उस बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? ये तो मेरे जैसे जाके लोग वहां पर भाषण दे देते हैं तो राजनीति की भेंट चढ़ी जाता है। ठीक है, इन बातों में कुछ नहीं। उसको न्याय कैसे मिलेगा? हर रोज कत्ल हो रहे हैं सड़कों पर, कौन जिम्मेवार है? कभी देखा है आपने? आप तो खुद हरियाणा के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपने कभी देखा हरियाणा का इतना बुरा हाल? मानते आप भी हो, आप कह नहीं सकते, हम कह देते हैं। नहीं, मैं तो कह देती हूं। तो कहना चाहिए आप कि इससे माड़े हालात हरियाणा के अंदर नहीं हुए। और दिग्विजय चौटाला की ये बात अगर अखर रही है किसी को, लेकिन बीजेपी के लोगों से जब मैं ये सवाल करती हूँ तो उनका एक लॉजिक है, आप इस पे क्या बात रखेंगे पता नहीं, क्या आपका आंसर होगा। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना। अरे वो डेटा जो कमाल हो गया, कमाल। मतलब मैं तो कहती हूँ मतलब राजा ये कह रहा है कि मेरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई तो अपराध बढ़ जाएगा। मतलब मुझे ये बात किसी ने अगर कही है तो उसको राजनीति में होने का अधिकार नहीं है। अगर ये बात किसी ने कही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, वो उसको अपना रिकंसिडर कर लेना चाहिए कि वो राजनीति में ठीक है कि नहीं। यहां तो जो हो रहा है उसको अपनी गलती मैंने मनीषा हत्याकांड वहां पर जो हुआ, पंचायत में जाके कहा कि सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, क्योंकि मैं हरियाणा का एक बेटा हूं जो अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाया। ऐसे कितनी बहनें रोज मारी जाती हैं? मैं वही कह रहा हूं कि जिस दिन हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे, मेरे घर में 1.5 साल की बेटी है, क्या जवाब दूंगा? ये हरियाणा है। इस हरियाणा में बेटा तेरे को पैदा किया, जिस हरियाणा के अंदर रोज आबरू लूटी जा रही है हमारी बहनों की, उन्हें मारा जा रहा है, और मुख्यमंत्री अपोलोजाइज नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री शुड हैव अपोलोजाइज्ड। मंच पर जाके माफी मांगनी चाहिए थी मां बाप से कि मेरी गलती है कि मेरे हरियाणा की पुलिस आपकी बेटी को सुरक्षित नहीं बचा पाई। या सिर्फ मनीषा की बात नहीं कर रहा, जो रोज लोग मर रहे हैं, मैं उनके परिवारों से कहता हूं कि इनको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। आप युवाओं के बीच में भी अभी लगातार रहे और फिर से यूथ के बीच में जा रहे हैं। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में? बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई। तो फिर क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया जाता? कौन नहीं उठा रहा? रोज हम तो सड़कों पे उठा रहे हैं। अब दिखाओगे तो आप लोग दिखाओगे, वो कितना दिखाओगे कितना नहीं, वो एक पक्ष है। क्योंकि मैं जब तमाम सिर्फ स्टेटमेंट उसने ये बोल दिया, मैडम स्टेटमेंट राजनीतिक आदमी को सड़कों पर स्टेटमेंट ही देंगे? नहीं, उसने ये बोल दिया, बड़ी बातें होती है। जो कोर इश्यूज है उन पर तो कोई कोर इश्यूज पर मैं वही को देखो, यही तो मैं आपके इंटरव्यू में जब मैं आ रहा था, आज की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि 4 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं हरियाणा में। सोचिए आप, ज्यादा होंगे। 4 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। ये तो जो कच्चे कर्मचारी वो अलग। ये HKRN टोटल कोलैप्स, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकार के पास कोई परमानेंट प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है।
स्किल डेवलपमेंट को लेकर के प्लान नहीं है। दुष्यंत चौटाला प्लान लेके आया था, उसको बचा नहीं पा रहे आप, वो कोर्ट में अटका पड़ा है। 75% रिजर्वेशन रिजर्व कर दो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लाखों नौकरियां हैं प्राइवेट के अंदर, जो मैं नहीं कहता कि आपको 50, 60, 70 हजार की नौकरी मिल जाएगी, कम से कम बेसिक पे तो मिल जाएगी, कि वो बेसिक पे तब तक ले ले जब तक उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। उसका आपने क्या किया भाई? नायब सिंह सैनी जी से आज आपके ऑन रिकॉर्ड पूछता हूं, क्या किया 75% बिल का आपने उसको प्रोटेक्ट किया कोर्ट में? आपने उसकी लड़ाई लड़ी? आपके अच्छे वकीलों ने उसकी लड़ाई लड़ी? लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम था जब ये आप बना रहे थे कि नहीं, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट जाकर? चैलेंज करने वाले लोग कौन है? वो पॉलिटिकल लोग हैं। अगर चैलेंज ही करना होता तो मारुति करती सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हरियाणा का। मारुति ने, भार्गव साहब जो उनके वो हैं एमडी हैं, उन्होंने कहा कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू रेगुलेट दिस इन माय कंपनी। अब क्या इससे बड़ी, जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, प्राइवेट की छोड़िए, अब तो सरकारी में लाले पड़ गए हरियाणा के बच्चों को। है ही नहीं जी सरकारी नौकरी कोई सारी नहीं, जो है भी तो उन पर भी तो एक बड़ा सवाल है कि बाहर के लोग भर्ती हो रहे हैं। बाहर के लोग इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही ना हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट उन कानूनों को सख्त कानून बना करके उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही कि हमारे लोगों को प्राथमिकता मिले। अगर गुजरात में गुजराती को प्राथमिकता है, गोवा में गोवन को है, महाराष्ट्र में मराठी को है, हरियाणा में हरियाणवी को क्यों नहीं है? ये पार्टियां इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इनके स्टेक दूसरे प्रदेशों में भी हैं। ये स्टेक होल्डर हैं, यूपी में भी हैं, 27-28 जो प्रदेश हमारे देश में हैं, उनमें सब में स्टेक होल्डर हैं। तो ये नेशनल पार्टी कहती हैं कि हम देश एक, तो जो है ना उसके अंदर सबको अधिकार होना चाहिए। ये इनकी कही भी बात है। मैं कहता हूं कि मेरे हरियाणा में पहला अधिकार हरियाणवी को होना चाहिए। ये बात ये नहीं कह सकते। दिग्विजय जी, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने कहा कि हमने तो बहुत सारे अपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे करवाए, और जो नहीं हुए उनके बाद हमारी बात सारा का सारा बीजेपी का जो 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 वो कहिए एंटी इनकम्बेंसी तो हमारे सिर मंड दी। अच्छा, अच्छी तरह। और बीजेपी हिंदू मुसलमान जाट गैर जाट के रास्ते से निकल गई और ये हमसे लड़ते रह गए, हमें भला और बुरा कहते रह गए सड़कों पर, हमें लोगों ने दंड दे दिया। आप लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया बीजेपी ने? संभलने का मौका बीजेपी की बात छोड़िए, हमारे, मैं अब उसी इसलिए तो कई बार सोचता हूं कि हमारे कितने दुश्मन। अरे आज मैडम हम तो गुनहगार 100 बार हैं। जब लाठियां पड़ रही हैं खाद के लिए तो कहां है चदुनी साहब, कहां है किसान नेता? जब डीएपी नहीं मिलता, जब कितनी जगहों पर मुआवजा नहीं मिला, दुष्यंत चौटाला ने 1-1 इंच जमीन का मुआवजा दिया जहां पर फसलें बर्बाद हुई। खाद के लिए लाठियां तो किसान तब भी खाते। तब दुष्यंत चौटाला के राज में नहीं, एक भी इंसिडेंट दिखा दो। बहुत नहीं फिर लाइन, थानों में लाइनें लगी हैं। वो आप गलत सोच रहे हो। वो हमारे राज में नहीं, हमारा राज जाने के बाद पहले साल की पिक्चर है वो, इस साल या हमारे से पहले लगा साल जब आप राज में, तब हम राज में जब थे, खाद के लिए फूड एंड सप्लाई महकमा दुष्यंत जी के पास था। तो दुष्यंत जी ने इतनी अच्छी, हर साल की कहानी है, इतनी अच्छी व्यवस्था कायम की। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग आज मंडियों में खड़े होकर कह रहे हैं कि जो प्रिक्वायरमेंट दुष्यंत चौटाला ने करवाई वो हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई। कोरोना काल में 900 नई मंडियां। ऐसा क्या हो गया? आप कह रहे एंटी इनकम्बेंसी का जो सारा, मैं कह रहा हूं कि इनके सारे गुना तो हमारे सिर पर। आप कह रहे कि आप लोगों ने करवाए, वादे आप लोगों ने सबसे ज्यादा पूरे करवाए। मुझे बताओ, महिला रिजर्वेशन बिल कौन लेके आया? फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को, आप महिला हैं, आरंट यू प्राउड ऑफ इट? फिर तो इस बात के लिए आपको एटलीस्ट ऑनर ना कर पाओ तो एक्नॉलेज तो करो कि दुष्यंत चौटाला ने, जनता ने नहीं किया उसको। जनता भी करेगी ना, जब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जीवन का एक वो है। मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट इफ नॉट ऑनर इट, एक्नॉलेज इट। आप लोगों ने बैठ के विश्लेषण तो किया होगा ना चुनाव के बाद। आप लोगों को क्या कोर इश्यूज ऐसे लगे कि यहां हम लोगों को ऐसे स्टैंड लेना चाहिए? दुष्यंत चौटाला के पास 45 विधायक नहीं थे, ये हमारी गलती थी। दुष्यंत चौटाला के पास 10 विधायक थे, 10 विधायक में वो 70% अपने वादे निभा गया, ये हमारी गलती थी। किसान एजिटेशन में ना हमारे पास एमपी था, ना हमारे पास उस कानून को बदलने के लिए कोई जरिया था, ये हमारी गलती थी। लेकिन आप ये तो बोल सकते थे कि कानून ठीक नहीं है। किसने नहीं बोला? मैंने, दुष्यंत चौटाला ने एक नेशनल टीवी पे बैठ के बोला था कि ये कानून सही है, लोग अभी किसान अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कभी कानूनों को जो वो नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया। दुष्यंत चौटाला ने केंद्र की सरकार से इस बारे में
100 बार विचार विमर्श कर किया। आपके पिता ने मेरे आंदोलन को बीमारी का, यही तो गुस्सा नहीं था? एक मिनट, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि जो मेरे पिताजी का एक ऑडियो, जो वीडियो चलाते हैं, क्लिप है, वो क्लिप है। मेरे पिताजी क्या कहना चाह रहे थे कि किसान बिल जो आया वो एक बीमारी थी, उसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए, और वो बना के उल्टा मंड दिया हमारे पर। क्या स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती क्या? मेरे पिताजी कभी किसान को बीमारी कहेंगे क्या? हम खुद किसान हैं, हम, यानी आप उंगली किसी पर उठा रहे हो तो सबसे पहली उंगली तो आप अपने आप पर उठा रहे हो। मेरे पिता कहना तो ये चाह रहे हैं भी कोरोना ले बैठा हमें, और एक ये बिलाया ये ले बैठा हमें। मेरे पिता तो भाषण देके ये कहना चाह रहे हैं। ये स्पष्टीकरण आप लोगों की तरफ से पहली बार आया इस तरह से? मेरे पिता ने 10 बार बोला है कि मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा, उसको गलत पेश किया। एक और स्टेटमेंट है जिसको लेकर आपके विरोधी सवाल उठाते हैं, और वो बार बार आ रहा है, वो या लाया जा रहा है, वो ये है, जब खासकर बात आई जब फोटो लगाने की, ओपी चौटाला बड़े साहब की फोटो लगाने की, तब कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद में जब चुनाव था उस वक्त कहा था पता नहीं कितनी धोती का है, मतलब हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं कि कितनी बार ये वोट मांगेंगे। मेरे हिसाब से ये इस तरह की बातें अपने पिता के बारे में कह रहे थे, आज वो फोटो लगा रहे हैं क्योंकि कुछ बचा नहीं। ऐसा है, ये मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं जो इस तरीके की बात का आंकलन, मेरे पिता के मुंह से निकली हुई बातों का आंकलन वहां जोड़ रहे हैं। ये मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं और ये जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरे से एफिडेविट पेपर पर लिखवा लो। ये मानसिक, क्योंकि इनके पास इश्यूज नहीं है, ये मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। ये खुद बीमार हैं, इनकी सोच बीमार है, और ये उससे ग्रस्त हैं, और ये उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये हरियाणा की भलाई के लिए तो सोच नहीं सकते, ले दे करके कोई बात का कैसा एनालिसिस कर करके और मंड देते हैं हमारे पर। क्या आईएनएलडी ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा था चुनाव में? मैं क्यों, लेट पीपल एनालाइज इट। जनता ने कर लिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म, जनता ने एनालाइज कर लिया। गोपाल कांडा ने स्टेटमेंट दी कि एक रानिया सीट को लेकर मनोहर लाल जी ने कहा कि एक तो जिता दो। हरियाणा प्रदेश का बच्चा इस बात को जानता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने अभी बात मेरे तो, मैं जहां चुनाव लड़ रहा था वहां तो टोटल एग्रीमेंट पे चुनाव हुआ। कैंडिडेट किसी का, अच्छा, बीजेपी का स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एक्स सीएम के नाम कहने पर वहां गया। मैंने कहा आप एमएलए बन गए, वेल एंड गुड, लोगों ने आपको चुन लिया। चौधरी देवीलाल जी की जन्म स्थली पे चलते हैं दोनों, और वहां खड़े होकर के आप ये शपथ लो कि मैं उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं जेजेपी को कभी नहीं छोड़ूंगा और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। उनकी स्टेटमेंट क्या आई? पार्टियां कभी छोड़नी पड़ जाती हैं, रास्ते कभी बदलने पड़ जाते हैं। इस बात के लिए मैं नहीं कहता। आपने तो ये भी कहा था ये 200% इस चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सारे के सारे लोग जो इधर आए हुए थे सारे, वो उधर दोबारा चले जाएंगे। आपने तो ये भी कहा था जब चुनाव में उनको खड़ा किया था आईएनएलडी की टिकट पे कि अभय चौटाला उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, पुराना बदला लेना चाहते हैं। आज वो ये एक दूसरे पर गोलियां चलाया करते थे, ये तो किसको नहीं पता बात। और अब हमें हराने के लिए सारा इकट्ठे हो गए। मैं कह तो रहा हूं हमारे दुश्मन कौन कौन मैडम, मैं तो ये एक लिस्ट बनाने लग जाऊं तो आपकी रील छोटी पड़ जाएगी। रणजीत चौटाला भी तो आ गए थे, वो भी परिवार तो रणजीत दादाजी ने तो मेरा साथ दिया। हाँ, वही आपके साथ डट के मेरा साथ दिया, और मैं रणजीत दादाजी का जब तक जीऊंगा उनका आभारी रहूंगा कि मेरी उन्होंने मदद की, जबकि वो हमारे राजनीतिक दल में नहीं थे। उनकी विचारधारा शायद हमारे से मेल ना खाती हो, मगर वो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके मुझे घर बुला के मेरी पीठ थपथपा के कहा चुनाव लड़, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरी मदद में आए वो। बड़ी ताकत झोंकी आपने। क्या हुआ डब वाले में? सिर्फ एक ही सीट की बात करूंगी, बाकी की नहीं। मैडम, जिस दिन मैं चुनाव लड़ने गया था ना, तो मुझे कह रहे थे 5-7 हजार वोट आएंगे। मैं 36,000 वोट पर जाकर रुका हूं। मैंने जी जान से, जज्बे से, हौसले से, सकारात्मकता से चुनाव लड़ा। मेरे लिए 37,000 वोट, एक एक वोट जिन्होंने दिए नहीं दिए, सब मेरे लिए जीत बराबर है। मैं तो उसे हार मानता ही नहीं। और मैं हर वीक में 2 दिन दिवाली होता हूं, जनता के बीच में होता हूं, जनता की काम करता हूं, एमएलए से ज्यादा करता हूं। जो कमिटमेंट किए थे लाइब्रेरीज बनवाने के और काम करने के, अयाज संस्था के मार्फत कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, नशे के विरोध में अभियान चलाने के लिए, आज कंटिन्यू मेरा यूं का यूं अभियान चल रहा है। लेकिन यहां पर यह भी बात सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला जितना डबवाली में जोर लगा तो उससे ज्यादा जोर उनका इलाहाबाद में था। ये मानसिक तौर पर ग्रस्त, मैं कह रहा हूं ना कि इन लोगों को, मैं
अपनी लकीर, मेरे पिताजी ने एक जीवन में एक चीज सिखाई है जो इन लोगों को सीख लेनी चाहिए, आज आपके कैमरे पर कहूंगा, कभी किसी की लकीर काटने से खुद की लकीर बड़ी नहीं हुआ करती। ये जो हमारे खिलाफ भड़ास निकालते हैं ना, जनता के हित में बात करो, जनता आपको चुन लेगी, ठीक है। चाल और चरित्र से तस्वीरें बैनर पर लगती हैं। आज जो बात उन्होंने कही है ना, कल को मेरी भी लगाएंगे। काम ऐसे करो कि लोग आपकी फोटो लगाएं, काम ऐसे करो। दूसरा, चलो छोटे एक पीढ़ी नीचे आ जाते हैं, मैं आ जाओ। आ गया, एक पीढ़ी नीचे आती तो अर्जुन चौटाला की बात करूंगी। अर्जुन चौटाला के साथ भी आपका कोई कम प्यार तो नहीं है? उन्होंने भी आपको, लेकिन मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगी क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने बोला, तो वो शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगी, फिर उन्होंने दोहरा दिया। अभी इतनी कड़वाहट कैसे है रिश्तों में? और आप कहते हैं कि भाई फोन उठा ले अगर, तो वहां से टिप्पणी कुछ और। मैंने ये कहा है कि वो मेरा छोटा भाई है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती होगी, मगर वो मेरे उंगली पकड़ करके चलाए, मैं उसका वेल विशर रहूंगा सारी उम्र। और मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं कि वो एमएलए बन गया, कम उम्र में, हमारे से भी पहले बन गया, जनता के हित के लिए काम करे और खूब आगे जाए, खूब नाम रोशन करे, चौधरी देवीलाल जी की सोच को हिमालय की चट्टानों से ऊंचा लेके जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं उसके साथ, करण के साथ। करण जितना प्यार मेरा और करण का है, वो कभी गलत नहीं बोलता, उसकी लैंग्वेज में डिसिप्लिन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में डिसिप्लिन है, उसकी सोच अच्छी है करण की। मैं इससे छोटे वाले से कहूंगा, मधुरभाषी हो जा, मीठा बोल। एग्रेशन, ये एक देखो, आप राजनीति में हो, एग्रेशन हो सकता है मेरे में भी हो। आपको कुछ ज्यादा है, मुझे तो ज्यादा लगता है। एग्रेशन हैज टू बी इन एथिकल वे। आपकी एथिक्स, आपकी मोरल वैल्यूज को सुपरसीड ना कर जाए आपका एग्रेशन। हाँ बिल्कुल एग्रेशन है। हम तो जो है ना, वो भगत सिंह जी की जो है ना, वो उसकी क्लास से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एग्रेशन से आगे बढ़े है। एग्रेशन क्या, उसमें क्या गलत है? एग्रेशन अगर किसी के हित के लिए हो, प्रदेश के हित के लिए हो, क्या गलत है? मैंने किसी को लाठी तो नहीं मारी, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। जनता के हित के लिए अगर मैं संघर्ष करता हूं सड़क पर, तो किसी के पेट में क्यों दर्द है भाई? लेकिन अर्जुन चौटाला कैसे विधायक अभी तक आपको लगता है कि इलाके की बातें उठा? मेरे लिए तो अर्जुन चौटाला सबसे अच्छा विधायक है, मेरा भाई है वो। ऐसी होनी चाहिए राजनीति। हाँ, मेरे लिए, और ताउम्र जब तक जिएंगे मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा। मेरे से छोटा है वो, अपने से छोटे का आदर करना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। वो भी सीखेगा, वो भी थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन की बात है मैडम, जब वो उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा, अभी नया है, कल को उसको एक्सपीरियंस आएगा, वो भी अच्छा बोलेगा। चौधरी देवीलाल का खून है। हमने, मेरी दादी जो थी आज इस सृष्टि में नहीं है, मगर उनके दिए हुए संस्कार, वो आज हम छोटे छोटे हुआ करते थे, कहती थी खाना यहां टेबल पे नहीं खाना, अंदर बाहर लोग आए उनके बीच में बैठ के खाओ, कुछ सीखोगे। तो हम सीखें, हमने लोगों के बीच में रहना सीखा है। मैं तो पूरा, आज भी मैं अपने हल्के में जाता हूं तो कई बार गांव में रुक जाता हूं, किसी भी गांव में रुक जाता हूं, किसी वर्कर के यहां रुक जाता हूं। पूरा इलेक्शन में तो लोगों के घरों में रुका, ना दिन देखी ना रात। आधी आधी रात को सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर करके घर घर हो जाते थे। कभी ऐसा, ये जो सुझाव हम कंफर्ट के लेवल में रहने वाले लोग नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं, कंफर्ट जोन में ना कभी रहे ना कभी रहेंगे। मेरे परदादा से लेकर के आज हम चौथी पीढ़ी हैं, और करण अर्जुन भी अच्छे हैं, वो भी संघर्षशील है। ये जो सुझाव आप पॉडकास्ट में दे रहे हैं अभी, ये सुझाव कभी आपका मन करेगा कि ऐसे मैं अर्जुन को फोन करके दूं? तो कह रहे फोन नहीं उठाऊंगा मैं, कभी ऐसा हुआ है? कभी वैसे मन नहीं करता कि बहुत अच्छा हो जाएंगे मैडम, हालात, जो समय बलवान होता है। हाँ, समय तो पता नहीं किस किस को सीधा कर देता है। उद्धव ठाकरे का मेरे पिताजी ने कहा कि ये पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती। पीछे कहा उन्होंने कि मैंने बहुत प्रयास कर लिए, अब नहीं हो सकता ये, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने देख लिया, ये अब तामाझामा एक नहीं हो सकता, इसलिए अपनी लड़ाई लड़ो। उन्होंने वर्करों को ये मैसेज दिया। अच्छा। मैं फिर भी सकारात्मकता से सोचता हूं कि भगवान करे कि कभी ये सब चीजें ठीक हों। जो ये कलंक लगा हुआ है चौधरी देवीलाल के परिवार पर, ये मेरे इस जनरेशन पर नहीं है, इससे ऊपर वाली जनरेशन भी यूं डिवाइड होगी थी। तो ये ठीक हो जाए। हम नहीं, बट वो किसी एक आदमी को अपना स्वभाव अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मेरे में भी बुराई हो सकती है, मैं अपने वाली ठीक करूं, वो अपनी वाली ठीक करे, ठीक है ना जी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कमियां सब में होती हैं, उनको दुरुस्त करें। हो सकता है दुष्यंत जी में कमी हो, मेरे में कुछ कमी हो, उनको हम ठीक करें, मगर वो अपनी कमी को तो ठीक करें।
लेकिन इतनी बातें आपस में हो गई, इतनी कड़वाहट, मुझे लगता है वैसे पता नहीं पर्दे के पीछे क्या कहानी है, लेकिन हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि काफी बयानबाजी आप लोगों के बीच में हुई है। ये अनफॉर्चुनेट है। वो क्यों हुई? अब क्यों का तो क्या इलाज है मैडम, जो बीत गया उसको तो कौन ठीक कर सकता है। भविष्य के अंदर मैं तो कहता हूं कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कभी ना कभी ये चीजें ठीक हो। क्योंकि आप लोगों ने भी इस बात को एडमिट नहीं किया कि जब आपके पिता जेल में गए थे तो उस वक्त अभय सिंह चौटाला ने परिवार भी संभाला पार्टी और आप लोगों मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अभय सिंह चौटाला ने को भी कहते मैंने चुनाव लड़वाया, अरे भाभी को भी। अब अगर मैं नकारात्मक आदमी हूं ना तो मैं आपके इंटरव्यू में ये कहूंगा कि वो खुद चुनाव लड़े थे, खुद क्यों नहीं जीते। मगर मैं सकारात्मक हूं, मैं कहता हूं हाँ हमने उनकी मदद की, उन्होंने हमारी मदद की होगी। राजनीति में तो एक दूसरे की, कोई इंजन बनता है, कोई डब्बा बनता है, सब मिलजुल करके चलते हैं। कोई अकेला इंजन तो नहीं दौड़ लगाता ना सब उस पर, ट्रैक पर डब्बे भी होते हैं पीछे। एक हॉकी का प्लेयर जो होता है वो डी तक बॉल लेकर के आता है और एक डी में स्कोर कर देता है। नाम तो स्कोर करने वाले का हो जाता है, बॉल भी तो कोई लेके आता है। वो जो आप ये क्लेमेंट कैसे बन जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने ये किया वो किया, ये क्लेम कर देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा ऐसी बात नहीं। वो क्लेमेंट मतलब मैं ये मैं छोड़ करके हम। ये आरोप तो आप पे भी लगता है कि मैं बहुत अधिक दिग्विजय चौटाला, मुझे समझाओ तो सही कैसे कि दिग्विजय चौटाला अपने आप को इतना बड़ा राजनेता मानने लगे, इतना बड़ा लीडर माने कि वो हुड्डा को भी सलाह देते हैं, नायब सिंह सैनी को भी सलाह देते हैं, माने तो ठीक, ना माने तो ना ठीक, सलाह देते हैं। अगर ना माने तो ना ठीक, अगर मेरी सलाह नहीं माने तो ना ठीक। मेरे पर यही तो इनके पास है, 3 चुनाव हार गया, यही तो कहते हैं, इसलिए तो मैं इनसे छोटा हूं और ये मेरे से बड़े हैं। अगर मैं उस हाउस में होता, मैंने पहला चुनाव वो चुनाव लड़ा था जो चुनाव जब हमारी पार्टी का सिंबल भी नहीं था। दूसरा चुनाव तब लड़ा था जब टेम्परेरी सिंबल था, जेजेपी को कोई नाम से नहीं जानता था, मेरे 60,000 वोट आए थे। तीसरा चुनाव मैंने लड़ा, 35,000 वोट आए हैं मुझे। जनता जिताती है जी, पता नहीं कितनी बार जीवन में हार का मुंह देखना पड़ता है और जिताने। चौधरी देवीलाल हर चुनाव जीत गए थे क्या? चौटाला साहब हर चुनाव जीत गए थे क्या? कितनी नौकरी लगाई थी नरवाना में, मुख्यमंत्री रहते हुए इलेक्शन हार गए थे। हार और जीत पैरामीटर नहीं है आपकी राजनीतिक उसकी। कौन कितनी बार एमपी एमएलए रहा, ये कोई पैरामीटर है? लेकिन एक बात की तारीफ तो आपके विरोधी भी करते हैं कि वक्ता शानदार है। मैं ये कहता हूं, चौटाला बोलते हैं, मुद्दों का पता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जाते हैं, समझते हैं चीजों को। ये नहीं कि स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है आपके अंदर, एक इस बात में तो दम है। हमने बहुत कम उम्र में संघर्ष देख लिया। नहीं, हमने अपनी इच्छा से संघर्ष किया है, उस रास्ते को चुना है, लड़ाई लड़ी है और हमारे से ज्यादा भी संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसे ऑनर करते हैं, अच्छी बात है। और हमें तो फिर भी प्रिविलेज था कि चौधरी देवीलाल का नाम हमारे साथ जुड़ा था। जो लोग फर्स्ट जनरेशन है वो बेचारे कितना संघर्ष करते हैं और कई बार एमएलए बन जाते हैं, जाकर के उस हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छा काम करते हैं, उनको दोबारा मौका मिलता है। मैं नहीं होनी चाहिए आदमी में। आदमी अकेला अपने अकेले हाथ से कुछ नहीं होता, मिलजुल करके होता है। और मेरे साथ तो जो मेरे साथी थे आज भी मजबूती से खड़े हैं। मैं तो उनके दम पे हूं, मेरी पहचान है तो वो इनसो में 10 साल संघर्ष कर करके पहचान है मेरी। ये जो आप टारगेट पर रहते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट। अब आपका इंटरव्यू में कितनी देर इस रील को चलते हुए होगा? मैंने किसी को टारगेट किया क्या? नहीं, आप टारगेट पे जो रहते हैं, मैं कह रही हूं मैं रहता हूं, टारगेट है मैं, हाँ, अब मैं कहूंगा कि मैं इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं इनको खटकता हूं, इनको बोलते हो आप। अगर मैं जीरो हूं तो फिर मेरे बारे में बात क्यों करते हैं सुबह शाम? इनको खाना हजम नहीं होता। ये वो एक दवाई आती है एंटी एसिड की, ये वो खा खा करके बेचारे मेरा नाम लेते हैं। लेकिन जैसे आप चैलेंज कर रहे थे ना कि कोर्ट में मैं चैलेंज करूंगा, ऐसे जस्सी ने भी कहा कि इस छोड़ो, किसका नाम ले रहे हो आप? छोड़ो ना, इंसो वाली बात में साबित कर दे कि मैं उनके साथ था। कभी मैं साबित तो मैं कोर्ट में करूंगा ना। जो उसने हमारे पर आरोप लगाया, मैंने मेरे दादा को जेल भेजा, इसके लिए कोर्ट में मिलेंगे मेरे दोस्त, जल्दी मिलेंगे। और तू साबित करियो, नहीं तो हम करेंगे जनता के सामने तेरे एमएलए रहते हुए। या तो तू माफी मांगेगा या हम मांगेंगे। जो आरोप लगाया, ये मैं इससे पहले इस बात के बारे में सोच ही नहीं रहा था। कौन जस्सी, क्या क्या बात, मैं सोच ही नहीं रहा था। हमारा दोस्त है यार, हमारा साथी है, नौजवान है, ठीक है, कांग्रेस से बन गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मगर मैंने तो उसका जिक्र ही नहीं किया कभी मैडम। मैं तो बल्कि मेरे से वो 1-2 बारी मिला, अच्छी तरह मिला,
और उठा करके एक दिन आपके जैसे किसी कलीग को इंटरव्यू देके कहता है इनने अपने दादा को जेल भेजा। तो वहां खड़ा था क्या? नहीं, मेरे पॉडकास्ट पे उन्होंने, आपके पॉडकास्ट पे भी कहा। तो आपके पॉडकास्ट पे जो कहा, ये उसने जिस दिन बात कही फिर मेरे अखर गया। उन्होंने तो ये भी कहा मैंने कहा तेरे कांड करवाया गया पूरा। हाँ, वो तो चलो कांड वांड, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये हाइपोथेटिकल बात, फैमिली में इतना ये हाइपोथेटिकल बातें, इनमें कोई दम नहीं। मगर जो उसने मेरे पर एक आरोप लगाया, मेरे दादा को हमने जेल भेजा है, इस बात के लिए या तो एमएलए रहते हुए वो हम माफी मांगेगा या हम माफी मांगेंगे जनता से। इसका एक जवाब ये भी आता आगे से कि जो दादी थी दिग्विजय दुष्यंत की दादी, अरे वो पीछे उन्होंने वीडियो रिलीज की, वो अरे मेरी दादी के पीछे जो बोल रहा है उसका नाम मैं उजागर कर दूंगा तो क्लेश हो जाएगा। नहीं, कर दो अगर आपको अरे सच है। अरे तो आप क्योंकि वो वीडियो आपको भी ध्यान होगा कि जब जब ऐसे मुद्दे उठते वो वीडियो मेरे जींद के इलेक्शन में इन लोगों ने नीचता की हद कर दी। इन लोगों ने वो जो छोटे छोटे हाथी जिसे कहते हैं उस पे एलईडी स्क्रीन लगा के गांव गांव में चलाई, वो वाली वीडियो गांव गांव में चलाई। कोई ऐसा करता है क्या? और लोगों ने क्या आश्चर्य किया इनका, इसलिए कि जब भी कोई बात आती है 15 वो वीडियो निकलती है, 1500 वोट है इनको वीडियो चलाने वालों। वो बनवाई वीडियो किसी ने जानबूझ के, मैडम उसके कोई ऐसे टाइम पे बोलेगा। अभी मैं इस इंटरव्यू खत्म करने के बाद कहूंगा कि आप अपने फोन पर वीडियो चलाओ, पीछे से कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोलो, वो सब सुन रहा है उसमें। नहीं, आप बोल सकते नाम अगर आपको बोलना तो। मैं नहीं बोलना चाहता, हमारे घर की बातें हम सड़कों पे नहीं लड़ना चाहते। आप तो कुछ बचा नहीं सड़क पे आने को। नहीं बचा है, और वो बच जाए तो ज्यादा अच्छा है। चीजें तो ढकी रहनी ज्यादा अच्छी हैं। और चीजें मेरे पिताजी ने ये हमें संस्कार दिए हैं कि इन बातों के बारे में हमने जिक्र नहीं करना। मगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट तो करूंगा ना जी। जो मेरे पे उंगली उठ रही है कम से कम उतना तो अपने आप को शील्ड कर लूं मैं। नहीं कि एक तरफा ही वन वे ट्रैफिक चलने दे। जो ये झूठ पेले जा रहे हैं वो लोग सुने समझें और उसको फॉरवर्ड कर दें, अपने स्टेटस पे लगा लें, झूठ सारा दिन चलता रहे। जब जब भी कोई ऐसा परिवार का जिक्र होता है, आप लोगों का जिक्र होता है, तो वो वीडियो अक्सर आती है बाहर, क्योंकि और है नहीं ना जी कुछ। काम में तो हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। एक काउंटर आप रिस्पोंड कह सकते हैं, करते हैं। मैं सिर्फ अपने आप को, आई हैव द राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, कि हमने ऐसा नहीं किया। और जो दिखाया जा रहा है वीडियो के अंदर, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, वो एंडोर्स्ड वीडियो है। पीछे से खड़ा होकर के हमारा एक रिश्तेदार ये कह रहा है कि ये कहो और माफी चाहूंगा। उस रिश्तेदार ने आकर के मेरी मदर से माफी मांगी है। लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना आप लोग। मैं तभी तो कह रहा हूं नुकसान हो रहा है ना जी, नुकसान हो रहा है, तभी तो मैं जवाब दे रहा हूं। पब्लिक लाइफ है आपकी इमेज बहुत। तो क्या ये पब्लिक लाइफ में किसी के घर में होना चाहिए था ये जो हुआ? नहीं, वो तो बहुत कुछ है जो चौटाला परिवार में हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था ये? तो फिर क्या वीडियो बनवा करके इस तरीके से ये इन बातों को मैं कहता हूं कि अभी भी यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो इन सब से जवाब लूंगा मैं। फिर इसलिए कहते हैं मेरे को बड़बोला, मैं इन सब से जवाब लूंगा। ये जितने अभी तक हम चुप बैठे थे कि लेट इट बी, लेट इट पास बाय, मगर एक चीज की एक उसकी वो होती है, लिमिट होती है। आई थिंक इनके गुनाहों का जो घड़ा है ना झूठ का, वो ओवरफ्लो करता है। तो अब इनको एक आधे पर लगाम लगाएंगे तो आगे कम से कम कोई बोलेगा तो नहीं। ये जो एक आधा बोल रहा है कि हमने दादा को जेल भिजवाया, इस पर लगाम लगेगी कोर्ट के अंदर, तो आगे कम से कम लोग जबान से वो निकालेंगे जो सच होगा, झूठ नहीं बोलेंगे। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं बोलेंगे। जो पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है ना बेचारा। अगर आपके इंटरव्यू पर, आप तो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आपके इंटरव्यू पर वही वो रील क्यों चलती है? और तो बेचारे के पास कहने को दिखाने को कुछ नहीं है। यही चलेगी ना कि किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल दो जो उसको क्या कहते हैं, स्कैंडलिस्ट हो, कि इसको तो बड़ा पता था भाई, ये तो नजदीक था उनके और ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा। वाह, तो वी नीड टू सेट एग्जाम्पल। एक चीज में आप मतलब मेरा पर्सनल सवाल है ये आपसे कि ये कोई स्ट्रैटेजी है या नेचर ही आप दोनों का ऐसा, दुष्यंत का और आपका, कि एक नरम दल लगते हैं, गरम दल लगते हैं? मैंने, क्योंकि बिल्कुल जब हम ऊपर देखते हैं एक अभय चौटाला जी नजर आते हैं, एक अजय चौटाला जी नजर आते हैं नीचे। नहीं मतलब ऐसा है कि मैं अपना कंपैरिजन, अभय जी तो मेरे चाचा हैं, मैं उनका सदैव आदर करूंगा और मैं उन जैसा हो ही नहीं सकता, वो तो महान है, मैं उनके बारे में थोड़ी कुछ बोलूंगा गलत। मगर मेरा कंपैरिजन, हाँ, मेरी आइडेंटिटी जो है, मैंने आज तक कभी गुंडे यारों से, गुंडे बदमाशों से दोस्ती नहीं रखी। अच्छा, नहीं रखी? मेरी कोई को जो धमकी दी लड़की, ऐसा है, तो करीबी नहीं है,
वो सरेआम गोली ये नहीं देखती मेरा कि आम है या विधायक ऐसा है वो अदालत तय करेगी। अच्छा, वो अदालत तय करेगी, कमेंट वो अदालत तय करेगी और वो भी सच हो जाएगा। वो फेक है कमेंट आपको लगता है? मैं कह रहा हूं कि वो अदालत तय करेगी, फिर रिग्रेट करेंगे मैम। कई बार नई नवेली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेट कोर्ट डिसाइड, उसमें अदालत तय करेगी। मेरे साथ आज तक पूरी लीग में, एक तो मैं इस तरीके के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनसे कभी अपने आसपास नहीं भटकने देता उन्हें। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, मैंने कभी किसी को जूता नहीं दिखाया। मैंने आप हरियाणा के अंदर एक कांस्टेबल से लेकर के हरियाणा के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, एक कांस्टेबल को भी मैं सर कह के बात करता हूं। आज तक कभी मैंने किसी से तू तड़ाक नहीं करी। अगर मेरे बोलने में एग्रेशन है तो ये क्या गुनाह है भाई? इनको दर्द इस बात का ही तो होता होगा कि मैं अपनी बात को रखने में सक्षम हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से अपने हक और हकूक, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखें। मैंने उनके साथ 3 महीने उनकी ड्राइवरी करी है, सीखा हूं मैं बोलना। मेरे को बुलवाया करते थे और आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको इस चौथी जनरेशन के अंदर इस क्लास में ABCD सीखने का मौका चलो, वो तो ब्लेसिंग्स होती है कि हम बड़ों से कुछ सीख पाए, ऐसा मौका भगवान हमें दे। लेकिन मैं फिर आऊंगी, दिग्विजयवादी कोई दिग्विजयवादी वो भी कुछ नहीं है। ये जिसने भी किया, दिग्विजयवादी कोई चीज नहीं है। मैं जननायक जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। ये मेरी कोई वादी और मेरे कोई अलग गुट नहीं है, ग्रुप नहीं है। ये उस इंसान से आपको लेना, मेरा कोई लेना। अब मेरे साथ 10 आदमी फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। राजनीतिक आदमियों, हम तो सारा दिन फील्ड में रहते हैं, हमारे साथ लोग फोटो करवाते हैं। अब कोई गलत कर रहा है तो उसकी सजा वो भुगतेगा कि मैं भुगतूंगा? मैंने कहा है किसी को धमकी देने को, उसको सजा मिलनी चाहिए अगर उसने ऐसा किया है तो। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया आज तक। 4.25 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला, मेरा जो बड़े भाई थे, वो डिप्टी CM थे। मैंने एक आदमी मुझे ये कह दे कि ऊंची जबान में मेरे साथ इसने बदतमीजी की है, एक आदमी पूरे हरियाणा में 2.5-3 करोड़ लोग हैं, कोई एक आदमी की इसने तू तड़ाक की, बदतमीजी की, और सबको उनका आदर देकर, उनके कोई बड़ा है तो पैरों के हाथ लगाकर, हम उम्र है तो गले लगाकर, बच्चा है तो उसे प्यार देकर। हां, सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन बनाना तो बहुत इजी है ना किसी के बारे में। अब हम इस इंटरव्यू के बाद किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करने लग जाएं, 100 झूठ बोल दें, उन बातों में क्या रखा है? लेकिन जब पब्लिक लाइफ में किसी के बारे में आप ऐसे बात करोगे, परसेप्शन बनाओगे, तो वो आएगा तो ना सामने, जवाब तो देगा ना। तो जवाब तो मिल रहा है ना, वही मैं जवाब तो मिल रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें पब्लिक लाइफ में हो गए 15-1 साल, 2025 में है हम आज। 2011 में तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट आ ही गए थे, मेरे पिता चुनाव लड़े थे। तो 15 सालों में कोई एक आदमी तो कह दे ना कि इसने मेरे से बदजुबानी की है, इसने मेरे से दुर्व्यवहार किया, गलत किया, मेरे को बदतमीजी से पेश आया, मेरे साथ आदर नहीं किया, बड़ों के पैरों के हाथ नहीं लगाए। जो संस्कृति, जो हमारे कल्चर की एक तरीके से एथिकल बुक है, उससे कहीं बाहर चला हूं मैं, कोई गुनाह किया हो मैंने? नहीं, विरोधियों को लग सकता है कि गुनाह किया जब आप जवाब देते हो उनका। अब मैम इसका तो ये तो उनको गुनाह लगेगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। एक हुड्डा साहब एक सवाल पूछना चाहते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आपने अभी जब आप अभियान पे निकले हुए थे, युवाओं के साथ थे, जगह जगह जाके आपकी स्टेटमेंट बार बार मैं सुन रही, देख पा रही थी, आपने कहा कि बाप बेटे ने ये राज खो दिया। मैं नहीं कह रहा, मैं कौन हूं कहने वाला? जनता कह रही है। हाँ, जनता भी कह रही है। अपने हरियाणा में कहावत है, रुक के लग रहे हैं। जहां जिस गांव में जा रहे हैं वहां पे चर्चा ही एक ही है, दूसरी चर्चा ही नहीं है। और परमात्मा का जनता के रूप में नगाड़ा होता है, जो बात चलती है, नगाड़ा बज रहा है। ये शोर, ये मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, कह रहे हैं भाई घर पर कोई राज लेके तुम्हारी थाली में सजो के लाया और उसके ठोकर मार दी कोई। मैं थोड़ी कह रहा हूं, पब्लिक कह रही है। ये जनता, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं उन पर, ये जनता की जनमानस की आवाज है। वो फील्ड में जाएंगे तो उन्हें भी सुनने को मिलेगी। अरे क्या, एक जैसे साउथ इंडियन मूवीज में क्रेज होता, वैसा क्रेज था हुड्डा साहब का। सीट आई 37, ऐसी हवा हमारी हो 70 सीट आए। हमारी इतना माहौल खराब था। उसके बाद मैं 35,000 वोट 36,000 वोट लेके आया हूं। और हुड्डा साहब की तो ऐसी आंधी थी, मतलब जो दुष्यंत जी की 2019 में थी, उसकी
10 गुना आंधी थी। उनको क्या फायदा होगा राज लुटा के? तिहाड़ जेल के अंदर जो है ना, मच्छर बहुत बड़े बड़े हैं, और कांग्रेस कल्चर के लोग वहां पर एक रात भी नहीं गुजार सकते। जो हमारी ब्रीड, जो हमारी नस्ल में जो 10-10 साल जेलें काटा है लोगों के लिए, ये 1-2 दिन भी नहीं गुजार सकते। और मैं आज आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहता हूं, बीजेपी को चलता अगर कोई करेगा तो वो संघर्षशील आदमी करेगा। कौन कर सकता है? कोई भी हो, चलो वो देखो, फिर मैं, आप कहोगे कि आप में मैं बहुत है, हम क्यों कहें? नहीं, बोल दो क्या ये जनता ने तय करना है। इसमें उम्मीद भी तो लेट पीपल डिसाइड। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो करेगा, और हम मेहनत करेंगे। बीजेपी को अगर सत्ता से बेदखल कोई करेगा तो जेजेपी अगर 6 महीनों में 10 सीट आ सकती है तो अभी 5 साल है, और अभी से इन लोगों के मन में बहुत दर्द शुरू होने लग गया। लेकिन अगर शून्य होते तो कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन एक बात ये भी कहते हैं कि यही चीज जेजेपी को, दुष्यंत को नुकसान पहुंचा गई। उनको था कि अगर इस बार हम दोबारा से रिपीट नहीं कर पाए वो करिश्मा, वो रिजल्ट, दुष्यंत जो है ना, तो उम्र भी बहुत पड़ी है। दुष्यंत का गुना ये है कि वो कर्मयोगी है, और उसने कहा कि यार, दीन बंधु सर छोटू राम का एक एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी शासकों से उनका कोई लगाव नहीं था, मगर उनकी कलम पकड़वाकर उनकी सरकार का हिस्सा बनकर उन्होंने काम करवाए। हमें बीजेपी से कोई लगाव नहीं था, हमने बीजेपी के साथ रहकर जनहित के कोई कार्य किए। अगर मारुति गुजरात गई हुई को दुष्यंत खरखोदा ले आए तो क्या गुनाह किया? अगर ये गुनाह किया तो हमें मंजूर है। अगर महिला को रिजर्वेशन, एक 23 साल की बेटी, नौजवान हरियाणा की जो लड़की से मैं मिला, वो गांव की सरपंच बनी है, हरियाणा की सबसे नौजवान, और बिना चुनाव के सरपंच बनी है। मैं उससे मिला, मैंने पूछा आप जानते हैं कि रिजर्वेशन किसने दिया? भैया ये तो नहीं पता। एक्नॉलेज वाली बात है कि वो, चलो क्रेडिट नहीं दे रहे, एटलीस्ट आप लोगों को पता हो। अब 5100 नहीं करी, 5100 नहीं करी, अरे 10 में 3000 रुपए पेंशन दे रहे हैं हम 10 सीटों के बलबूते पर। नहीं दिग्विजय, और बीजेपी अगर इस बात को वो करती है, उसका क्रेडिट लेती है, तो इस साल क्यों नहीं बढ़ाई पेंशन? पिछले साल क्यों नहीं बढ़ाई? नहीं, आप लोग भले ही कह रहे कि 5100 पेंशन है कि हमारे कुछ मुद्दे थे, इनको लेकर हमारा विरोध शुरू हुआ और कुछ भी हुआ। नहीं, ये विरोध नहीं, हमारे को तो मेन नुकसान, जो जातिगत नुकसान हमारे को इस पूरे एपिसोड में हुआ, वो 2 ही चीजों से हुआ। एक तो कोरोना काल में हम काम ही नहीं कर पाए। अच्छा। हम लोगों में रहने वाले लोग घर बैठ के, यहां उसमें चंडीगढ़ कोठी में बैठ के कसौली की पहाड़ियां देखते थे बस वो, या टेलीफोन पे बात करते थे। और इसके अलावा दूसरा किसान आंदोलन में भी घर बैठे रहे, क्योंकि सड़कों पे तो काले झंडे थे। कुछ स्टेटमेंट, अब कुछ लोग ये कहते हैं, लोगों ने इस्तीफा, फिर मैं परिवार पर आ जाते, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, तो अभय सिंह चौटाला ने अगर इतना ग्रेट काम किया था तो उनका हश्र क्या हुआ? जब पहली बार चुनाव जीते थे तो 10-11 हजार से जीते थे, और जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें मसा गाड़ी वहां तक पहुंची। और किसके सामने? अगला चुनाव किसके चुनाव में? किसके सामने? ये छोड़िए आप, किसके सामने? मैं तो अचंभा मानता हूं जनता का। अगर वो, ये एक माहौल था पूरा का पूरा, और ले देकर के हरियाणा में दुष्यंत, मैं आप, अच्छा 1 मिनट, मैं 1 मिनट, मैं इसको आपको कंक्लूड करता हूं। इस देश में चौधरी देवीलाल से बड़ा किसान नेता चौधरी चरण सिंह हुए, देश के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल भी अपना गुरु मानते थे उन्हें। उनका ग्रैंडसन जयंत चौधरी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी के अंदर बैठ करके टोलों पर भाषण देता था। पूरे हरियाणा का दौरा करके गया, डवाली तक भाषण देके आया। नहीं देके आया क्या? पूछ रहा हूं आपसे। आज वो जयंत चौधरी कहां है? बीजेपी मंत्री बने ही थे आज तो। मैं यूपी गया एक शादी में, वो कहने लगे भाई राज में हिस्सा होना चाहिए, राज में लट होना चाहिए, तभी काम होंगे। मैंने कहा आप तो जयंत चौधरी से नाराज होंगे ना। मैं एक ब्याह शादी में गया हुआ था, तो कहना क्यों नाराज होंगे भाई, तुम्हारी तरह थोड़ी है, हम समझदार हैं, हम कम होकर के भी यहां पर कम है इस हिस्से में, हम फिर भी हम राज में अपना लट रखते हैं। और यहां एक दरवाजा था जिसपे आधी रात को ठोकर मार करके 500 आदमी जो है ना खाना खा के जाया करते थे। एक ठिकाना था चौधरी देवीलाल का, कहने को एक घर था। आज किसके चले जाएंगे लोग? सबके दरवाजे बंद हैं, कोई मिलता ही नहीं लोगों से। एक से था हमारा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि उस टाइम दुष्यंत से जवाब चाहिए था लोगों को, और लोग चाहते दुष्यंत साथ आ जाए, तो वो जो जननेता की छवि बनाई गई थी 2018 के, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बात से मैं, हाँ, यही दुष्यंत का गुनाह है।
जन नेता बनने का हाँ, मौका। जन नेता वो क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं, वो काम के चक्कर में चला गया, ये उसका गुनाह है, मैं मानता हूं। किसी से मुझे लगता है उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके पक्ष में आए किसानों को, लेकिन दुष्यंत से थी। हाँ, नहीं थी, दुष्यंत से उम्मीद थी। और मेरे हिसाब से पब्लिक, ये पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट सेंटिमेंट्स देन रियलिस्टिक वर्क। ये तो है है ना जी? बिल्कुल। हाँ, तो ये हम सीखे हैं, अब ठोकर खा के सीखते हैं, ठोकर खा के सीखते हैं। वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अनुभव, दूसरे के अनुभव से भी कहते हैं सीखना चाहिए, लेकिन खुद ठोकर खा के सीखो, ज्यादा देर तक याद रहता है। बिल्कुल, और सीखे हैं और जीवन में सीखते चलेंगे। हमारे से गलतियां, मैंने कहा ना कि मेरे से भी गलती होती है, मैं उसको सबसे पहले तो अपने अंदर एनालिसिस करके, क्योंकि आप लोगों ने भी तो अनुभव किया होगा कि जिस सीट से इतनी बड़ी जीत दी हो दुष्यंत चौटाला को, वहां पर जमान जब्त हो जाए अचानक से। हाँ, कुछ तो नाराजगी रही, हालात एक चीज से तो नाराजगी नहीं रही। नहीं, चीजें तो यही थी। उसके बाद माहौल बनता चला गया और सारा का सारा आक्रोश ले दे करके हमारे सिर पे मंड दिया गया। बाइपोलर इलेक्शन हो गया, तीसरी कोई पार्टी का फ्रंट ही नहीं बचा, तीसरा कोई भी दल था, बीट एनएलओ ऑल्सो। जहां 2 जगह जीते हैं, वहां तो मैं और रणजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ते। रणजीत दादाजी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो 30-30 हजार से वो लीड कर जाती। अभी क्या भविष्य है प्रदेश का, आपको लग रहा है? आप भले चलो सत्ता में नहीं है, लेकिन आप जमीन पर काम कर, लोगों के बीच रहते हो। ऐसा है ना, सरकार कैसी चल रही है? ऐसा है कि ये सब चीजें हमें सोचने की कोई चिंता नहीं है, ये बाद की बातें। अभी 4 साल पड़े, प्रदेश की पूछ रही हूं। अभी प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़नी है हमने, प्रदेश के नौजवान की लड़ाई लड़नी है। जो मेरे पास जिम्मा है, जो आज उसकी बेरोजगारी की, आज प्रदेश में नशे की, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की, आज इतने मुद्दे हैं। हमें उन चीजों की, जो मैं कह रहा हूं कि कौन कामयाब हो गए तो भविष्य के गर्भ में है। क्रिकेट की आखिरी बॉल पर कितने रन होंगे और कितने किसको चाहिएंगे, क्योंकि आप लोग फिर एनालिसिस करते हैं, इस पार्टी की इतनी सीटें आई। 4-5 साल में किए हुए काम को भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का स्वभाव है। हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के बीच में रहें, काम करते चले रहें, और वो अपनी किस्मत पर और भविष्य में लोगों की उंगली किस बटन पर जाएगी वो तो लोगों ने तय करना है। नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिल्कुल है नशा। दोनों युवा बैठ के बात करें, नशा, साइक्लोथॉन होती है। नहीं वो, और लेकिन अब मैं इस बात पर मैं सरकार को ही ब्लेम नहीं करूंगा। इस बात पर स्टार्टिंग फ्रॉम होम जो समाज है, समाज को अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा कि घर के दरवाजे पे आए कोई चिट्ठा नहीं, मैं आप मेरी बात को सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाज को इस व्यवस्था के सुधार के लिए सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव अपने घर से शुरू करने पड़ेंगे। कोई किसी गांव के अंदर लोग जहां सख्त हैं, वहां एक कोई अंदर घुस के तो दिखा दो ना। फिर सरकार किस लिए चुनी जाती है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में देसोजोदा गांव है, हाँ जी, वहां पर एड्स के सैकड़ों मरीज हैं, एक्टिव मरीज। नहीं, पूरे सिरसा बेल्ट को आप नहीं, मैं एक गांव की बता रहा हूं कि इतना बुरा हाल है। मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे इतनी चिंता होती है उन लोगों की। और इस व्यवस्था को सिर्फ सरकार एक दिन में नहीं बदल सकती, सिर्फ पुलिस एक दिन में नहीं। मैं कहता हूं कि लेकिन एक दिन में देखो, जैसे शुरू में तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, नहीं, ये आपकी बात से सहमत हूं। तब काम क्यों नहीं किया? क्या साइकिल रैलियां निकालने से नशा नहीं, साइकिल, ये इन चीजों से कुछ नहीं होगा। इन चीजों से क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि पुलिस प्रशासन की सख्ताई से तो सारा ही हल होगा, इसमें कोई राय नहीं है। सख्ती कौन करवाएगा? मगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और गांव में पंचायतों को, समाज को सख्त होना पड़ेगा। और प्रदेश के अंदर, अब आप कहोगे कि बड़बोला है, एक हल है इसका, और वो हल मुख्यमंत्री जी, एक सुझाव के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे से सुझाव ले ले कि ऐसा कानून बना दो जैसा सऊदी अरेबिया में हो या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में हो, कि कोई करता या बेचता मिल जाए तो फिर उसका बाहर आने का कोई जरिया ना हो। ऐसा कानून का डर, फिर बेच के दिखाए ना, कोई नहीं बेचेगा, ना कोई करेगा। करने वाले को भी ऐसा दंड होना चाहिए जो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखे। हमारे यहां क्या है, तीसरे चौथे दिन तो जमानत हो जाती है, फिर बस वही घोड़े वही मैदान। आपके यहाँ तो कैंसर का भी बहुत बुरा हाल, कैंसर पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। वो हमारे जो जमीनी जो पानी है उसका जिम्मेवार तो वो है, और वो कीटनाशक जो दवाइयां हम डालते हैं। और हमारे यहां पर तो सबसे बड़ा एक जो पंजाब की तरफ से लगता जो ये पावर का इसका वो है, पेट्रोलियम का प्लांट है, वो इसके अंदर तलवंडी साबो में है, उसका सारा ऐश आकर के हमारे 10, 15, 12, 13 गांव जो हैं उन पर आकर के गिरता है। वो CSR में कुछ काम कर देते हैं, मगर लोगों को बड़ी बीमारियां हो रही हैं उनसे। मैं उसके खिलाफ एजिटेटेड रहा। यमुनानगर में कल ये मुद्दा उठाया घनश्याम जी ने कि वहां पर भी बहुत दिक्कत है। तो ये प्लांट से
नहीं, वो तो चलो जमीनी स्तर पर लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। और अब कुछ उस पर हुआ भी है, कुछ काम हुआ भी है कि उसको बदला जाए, जो चिमनी है उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जाया जाए, आबादी से दूर ले जाया जाए। तो लोगों के बीच में रह करके उनके विषय उठाते रहना चाहिए। ये धर्म है किसी भी राजनेता का। राजनीति में जब आप आ गए तो फिर आप, कुछ लोग राजनीति के अंदर आजकल कल्चर क्या हो गया कि मैं तो चुनाव जीतने के लिए आया हूं, और माफी के साथ आप लोगों ने भी एक पैमाना तय कर लिया कि आप कितने चुनाव जीते हैं, कितने हारे हैं। नहीं, पैमाना नहीं, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा, इन जनरल एक पैमाना सा तय हो गया कि आपकी कामयाबी इसी से है कि आप कितने चुनाव जीते हैं, इससे नहीं है कि आपने 4 साल में लोगों के बीच में रह करके क्या किया। मैम, चुनाव तो रात को, अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव यहां पर लड़वाने के लिए चंडीगढ़ में बैठा हूं। टॉपिक उठा लिया है क्योंकि आप लोगों ने ये वादा किया था कि छात्र चुनाव करवाएंगे, और मैं आने वाली थी क्योंकि हलचल छात्र चुनाव जो है वो हमने ही बहाल करवाए, मगर बीजेपी ने उस समय इनडायरेक्ट चुनाव करवाए, और बीजेपी ने ये कमिटमेंट किया कि हम डायरेक्ट चुनाव अगले साल कराएंगे। जिस पार्टिसिपेशन की आप पहले बात कर रहे थे ना, कि वो माइंडसेट चेंज हो बच्चों तो मैंने तो, वो कैसे होगा? मैं तो आंदोलित रहा और आज भी हूं। वो करवा नहीं पाई, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप फिर आप कम से कम मुझे तो इतना तो क्रेडिट दे दीजिए, मेरी पीठ थपथपा दीजिए। मैं कम से कम मैं भी ये महसूस तो करूं। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में मत जाने दीजिए। 1996 के बाद मेरे, देखिए आप रौनक खत्री को देखिए, आप निर्मल चौधरी को देखिए, अच्छा लगता है उनको देख के। तो मैं तो उसकी बड़ाई करता हूं, रौनक खत्री की पार्टी में मैं रौनक खत्री की बड़ाई, ऐसे युवा चाहिए, रौनक खत्री की बड़ाई करता हूं। मेरे पास आया, मैंने उसे खूब ज्ञान दिया, और वो मेरे का जो है ना मुझे थैंक्स करके गया कि भैया मैं आपके पास आता रहूंगा। मैं रविंद्र भाटी से मिलता हूं, अच्छा लड़का है, नौजवान है, आगे बढ़ रहा है। तो वैसे यूथ का, अब देखिए आप तो क्योंकि विरासत से आए हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। उन्हीं के लिए तो सोच रहे हैं, उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अनूप धानक जो थे वो हमारे छात्र उसमें महासभा में थे, छात्र सभा होती थी उस टाइम, और उससे निकल करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़ करके कहां तक गए। इसके बाद तो मुख्यमंत्री का पद बचा। मैडम, हरियाणा में तो उस पद तक चले गए। अभी काफी एक गरीब घर के बच्चे को आगे बढ़ा दिया। हमारी तो पार्टी के अंदर एग्जाम्पल ही है, साधारण सामान्य घर के लोग जो है ना वो आगे जा रहे हैं। धानड्डे परिवार का तो कोई सा है ही नहीं हमारे साथ। मुझे लगता है एक जरिया बन जाएगा, अगर इस तरह से कैंपस सिलेक्शन होंगे तो एक जरिया बन जाएगा। इंटरेस्ट होता है यूथ, वो ये कहते हैं भाई इससे गुंडाई फैलती है, तो फिर ये तो चुनाव होते हैं, ये तो इनमें ज्यादा होती है। फिर तो एमपी एमएलए नहीं बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, फिर तो चुनाव ही नहीं होने चाहिए, खत्म ही कर दो। मैं तो मैम इसके लिए आंदोलित रहा, इसके लिए मैंने स्ट्रगल किया। हमने भूख हड़तालें की, एजिटेशन किए, पता नहीं क्या क्या किए। जब भी हर बार या पीयू में इलेक्शन होते तो मुझे ये सवाल जरूर कौंधता है कि 3 बारी लगातार इलेक्शन जीते हैं, और जनता ने, स्टूडेंट्स ने चाहा तो इस बारी भी थंपिंग मेजोरिटी से जीत करके आएंगे, अच्छी तरह जीतेंगे। लेकिन और आप पीयू मेरे साथ किसी दिन चलो, मैं आपको लाइब्रेरी लेके जाऊंगा, गर्ल्स हॉस्टल लेकर जाऊंगा, इंटरनेशनल हॉस्टल लेके जाऊंगा, बॉयज हॉस्टल लेकर के जाऊंगा, और इंसो के द्वारा किए गए कामों का पूरा ब्यौरा दूंगा, और आप मुझे कहोगे मैं आज आपकी इस बात को ऑनर करती हूं। मैं तो चाहती हूं ऐसे कम से कम वो सोच तो डेवलप हो बच्चों में। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉशिंग मशीन टू अ बाउंड कैंपस, पर हमने यहां जीत हासिल करी है, बहुत काम किया है। मैं पर्सनली आपको कह रही हूं, इस मुद्दे को छोड़ना मत। नहीं, ये हरियाणा में मैं कह रहा हूं हर जगह कंपल्सरी कर मैंने क्या कहा आपके इंटरव्यू में 4 बार कहा, एवरी डे इज लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। ये आना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूं निर्मल चौधरी जब डट के खड़े होते हैं। हर व्यक्ति से सीखता हूं, और हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, और सिर झुका करके सीख लेना चाहिए। आप अच्छा कोई सुझाव दे रही हैं, आपसे सीखूंगा, कोई और देगा तो मैं उससे भी सीखूंगा। कुछ लोग राजनीति के अंदर ना अपने दरवाजे दिमाग के बंद रखते हैं, वो एडमेंट हो जाते हैं। एक इस पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए ऑन कैमरा कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से अब पर्सनली मिलती हूँ, तो हरियाणा के पॉलिटिशियन में एक कमी मैंने देखी है कि वो किताबों से, जानकारियों से बहुत दूर है, छूते नहीं, थोड़े से चीजें नहीं है, वो पर्सपेक्टिव उनका नहीं है प्रोग्रेसिव, जिसको हम कहते हैं कि कुछ सोच रखे। वो ढर्रे वाली राजनीति करते हैं कि चलो। इस मामले में दुष्यंत चौटाला अलग है। हाँ, ये कह सकते हैं आप, जितना मैं उनको जानता हूं। मतलब हम तो थोड़े वो नारे नोरे लगाने वाले ज्यादा है, वो इंटेलेक्चुअल भी है, और वो सारे दिन को इतनी नॉलेज है उनको, हर फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज है कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन इस बार अच्छी बात भी, काफी यूथ आया है अभी असेंबली में जीत की इलेक्ट होके इस बार। अच्छी बात है। तो ये असली मायने में बदलाव कब आएगा?
लेकिन अगर वही युवा कहेंगे कि हमारे काम नहीं हो रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, ये तो एक्सक्यूज है, ये तो बहुत बड़ी एक्सक्यूज है। आपसे पूछ लेती हूँ मैं, हालांकि आपको जब मैं सवाल पूछूं तो मेरे से लोग सवाल पूछें कि आप क्यों पूछ रहे हो, क्यों, कौन सा विधायक है, मंत्री है, वो अलग बात है, लेकिन एक विचारधारा के साथ तो आप चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में कांग्रेस के 37 विधायक चुनकर जरूर आए हैं, बहुत सारे बीजेपी में हैं? कांग्रेस क्योंकि बीजेपी के लोग ये बात बोलते हैं। ये तो फिर कैसे हम सोचे कि कोई समस्या का हल हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता करता है वो वहां पर असली मायने में काम कर पाता है। आपको लगता है कि विधानसभा की चिंता पहले करता होगा, अपनी बाद में करता होगा? मेरी मदर जब एमएलए बनी पहली बार, तब हम विपक्ष में ही थे, इनेलो में होते थे, तो मेरी मदर को तो एबीसीडी नहीं पता था राजनीति का। उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, वो इतनी, यहां पर जो मीटिंगें होती हैं हर ट्यूसडे को, उसको कमेटी मीटिंग्स कहते हैं, कोई नहीं आता उसमें, सब फॉर्मेलिटी करने आते हैं। मेरी मदर जो है ना, चेयरमैन से लड़ लिया करती कि लोगों का पैसा आप वेस्ट कर रहे हो और यहां पर कोई काम की बात क्यों नहीं करते। सो वो उन्होंने, और मुझे तो ये पहली बार पता चला, मैं आपको ये कहूंगा कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि हरियाणा ने पेटी ग्रांट फंड जो एमएलएज का है उससे कितने लोगों की मदद हुई। मेरी मदर एक मिसाल है कि पेनी पेनी का हिसाब है उनके पास। अच्छा। कि मैंने इस जरूरतमंद की मदद मेरे हलके के अंदर इस तरीके से। नहीं तो लोग अपने गनमैन ड्राइवरों को वो पेटी ग्रांट के चेक काट के दे देते हैं। हालात ये हैं। तो करने वाला तो सब कुछ करता है जी, ये तो बहाने हैं, और जिसमें जज्बा हो, जिसमें करने, और सकारात्मकता। अगर मैं सारे दिन ले दे करके किसी की बुराई करता रहूंगा तो उससे कैसे काम चलेगा? फिर तो मैं भी उसी लीग में हूं, कैटेगरी में हूं। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। लेकिन अभी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सभी पार्टीज के लीडर की तरफ से, तो उसको देखकर पब्लिक भी कंफ्यूज है। उनको लगता है कि सारा एक ही खेल है, ये तो खेल ही एक है, क्योंकि पार्टियां बदल चुकी हैं। अब आपका मेरे हिसाब से पॉडकास्ट अंत की ओर है, तो मैं कहूंगा गोइंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, कि आने वाली पीढ़ी के अंदर विचारधारा का बीज बोइए, नहीं तो सब एक जैसे ही देखेंगे। नहीं दिख ही रहे हैं अभी। सही बात है, मैं आपकी बात से जब जेजेपी का जिक्र होता तो कहते हैं जेजेपी ने बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाई। अब ये इन बातों का कोई अंत नहीं है, इन बातों का कोई अंत नहीं। आईएनएलडी का जब जिक्र करते तो आईएनएलडी को लेकर कहते हैं कि रानी सीट भी बीजेपी के साथ मिलकर जीती है, गोपाल कांडा के साथ समर्थन कर दिया, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ। जब कांग्रेस के पास जाते हैं तो कांग्रेस के ही कुछ विधायक चुने हुए वो बीजेपी के पास जाके बैठे होते हैं। अभी जो कांग्रेस से बीजेपी में गए वो सारी पोल खोली। एक बारी मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था सोनीपत में, तो मुझे हुड्डा साहब ने कहा तुम तो बीजेपी की बी टीम में हो। मुझे हैरानी आ गई। अब सारी बी टीम। सुनो मैम, तो मैंने कहा जी बी टीम को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, सी टीम को अधिकार नहीं है, डी टीम को अधिकार नहीं है। तो मैंने हुड्डा साहब से वहां पे काउंटर सवाल पूछा, तब हम शायद काउंटिंग पे बैठे थे या कहीं बैठे थे, तो मैंने हुड्डा साहब से कहा कि मैंने जींद में जब नॉमिनेशन भरा तो मेरे 38,000 वोट आए और कांग्रेस के 21,000 वोट आए। इसका मतलब आप बी टीम हो बीजेपी की, सुरजेवाला जी। इतना अब वो उनको गुस्सा आ गया इस बात पे, है तू ऐसी बेत की बात करता है। तो मैंने कहा राजनीति में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, क्या सिर्फ बीजेपी को है क्या? नहीं, जनता ही कंफ्यूज हुई कौन सी किस टीम किसको बी टीम बोले, सारी बी टीम नजर आ रही है उनको। ऐसा है कि जो लॉयल्टी की आपने बात कही ना, तो जनता दरअसल दिक्कत यहीं पर है। लॉयल्टी नहीं बची, सोच नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ एमएलए बनना ही एक टारगेट रह गया। कहीं मर जाओ, चाहे मुस्लिम लीग में जाके मर जाओ, एमएलए बनना है। अब सोचिए कि कांग्रेस पे लोगों ने विश्वास जताया, ये डंके की चोट पे बात है, इसमें कोई दो राय नहीं छुपाव है इसमें, कि लोगों ने विश्वास जताया कि कांग्रेस को जिताना है जी, ठीक है। तो जब वो परतें खुली तो हक्के बक्के रहेंगे लोग। अब किस पे विश्वास करेंगे लोग, बताइए। अब देखो, विश्वास करेंगे समय आने पर, उस पर करेंगे जो जनता की हित की बात करेगा, जनता के लिए संघर्ष करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जनता उस पर विश्वास करेगी। बीजेपी 15 साल राज कर जाए, वो भी हरियाणा में। बीजेपी तो राज कर गई मोदी के नाम पर। जो लोग ये कहते हैं ना कि दुष्यंत ने चला दी बीजेपी की सरकार, तो फिर मैं उनसे प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं, फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री 6 महीने किसने बना के रखा? कैसे बने वो? और बीजेपी इतनी बाड़ी थी, दुष्यंत का तो तुमने कर दिया जीरो खाता, तो बीजेपी 40 से 47 कैसे पहुंच गई भाई? मैंने नायब सिंह सैनी जी को के बारे में एक दिन, फिर सही बात है आपकी, बड़ोला तो मैं हूं, मैंने ये कहा, तो मैंने नायब सिंह सैनी जी से ये कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप
अंदर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आपकी कमजोरी नजर आ रही है। आप शासक, आप आदमी तो अच्छे हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आदमी तो बहुत अच्छे हैं, शासक अच्छे नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। तो वो कहने लगे ये जो मेरे बारे में बकवास करते हैं, मैं उनको जवाब दूंगा कि मैं 47 विधायक जिता करके लाया हूं। तो मैंने कहा मेरी आंटी को भी जिता लेते जिला परिषद का चुनाव। जो 47 विधायक जिता सकता है, तो ये भी तो कह सकते तो मैं मुख्यमंत्री थोड़ी था। ओहो, तो एमपी तो थे। एमपी तो थे। अगर मुख्यमंत्री बन के विधायक जिता सकते हैं तो एमपी तो थे अपने। आप आगे भी जारी रखेंगे ऐसे सजेशन देना बड़े बड़े नेताओं को? नहीं, बड़े क्या, ये कब से पॉलिटिक्स में है? इनसे पहले तो मैं पॉलिटिक्स में हूं। ये बात ठीक है, वो उम्र में बड़े हैं और वो वहां चले गए, बट पॉलिटिक्स में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कद्दावर नेता है, जो आज अपने आप को कद वाला नेता मानते हैं। उससे पहले से लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वहां पर जो दिग्विजय जी, ये भी तो कड़वी सच्चाई है कि जब तक आप चुनाव नहीं जीतते तक कोई चिंता नहीं मैडम, कोई 1% भी चिंता। जनता जिताएगी, हराएगी, सब कुछ सहज स्वीकार है। यही लक्ष्य थोड़ी है, सब कुछ भगवान ने दिया है और इस बात का जज्बा दिया, हौसला दिया। चौधरी देवीलाल के घर में जन्म हुआ। हम तो एमपी एमएलए तो जिस दिन पैदा हुए वो ताकतें तो जनता ने हमारे हाथ में सुपुर्द कर दी। लोगों के काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। क्या एमपी एमएलए एक टारगेट, एक फिनोमेना बना लिया कि ये एक पैरामीटर है? दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग पैरामीटर। चलिए, आप संघर्ष जो बन गए उनने कितना भला कर दिया। संघर्ष से कुछ ना कुछ तो कामयाबी जब मिलती है तो लगता है कि कुछ मिला है आपको। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि जो है ना, अच्छे का मजा तब है जब बुरा दौर देखा हो, नहीं तो अच्छे का एहसास क्या होगा? अच्छे की उसके लिए लड़ने का जो 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 जुनून है, जो जज्बा है, जो उसकी भूख ही नहीं रहेगी। अगर सभी कुछ अच्छा ही चलता रहेगा तो फिर हम देखते हैं कि हरियाणा में दिग्विजय सिंह चौटाला, और जब हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो राहुल गांधी संघर्ष तो कर रहे हैं। वोट चोरी वाले मुद्दे पे भी सवाल कर ही लेती हूँ आपसे। वोट चोरी तो मैडम बात तो राहुल गांधी की ठीक लगती है दम, मतलब प्राइमा फेसी तो लगता है। अब एविडेंट तो उनको करना है लोगों के सामने। पर पहली नजर में तो लगता है मुझे, आपको भी लगता है, मुझे पता है गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। और वो कह रहे हैं कि इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने डवाली हल्के के सभी बूथ इंचार्जेस को दोबारा उनकी लिस्टें भेज दी हैं और उसमें कहा है कि मुझे शक है कि शहर के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। माइक्रो लेवल पे जाके, हाँ, क्योंकि हर कैंडिडेट करेगा तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। अकेला राहुल गांधी थोड़ी कर सकता है। अगर वो सेंसिबल बात कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। राहुल गांधी कोई मेरा पार्टी का नहीं, ना मेरी विचारधारा के हैं वो, लेकिन मगर आज वो तुक की बात कर रहे हैं तो उस पर जवाब तो आना चाहिए। तो मैं उसे अच्छा कहता हूं, मुझे क्या नुकसान है उसे कहने में। एक लास्ट सवाल, क्योंकि जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें उस पर। बीजेपी क्या वाकई में जो रीजनल पार्टीज है उनका यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे काम करती है? राजनीति जो है वो जब समय आता है तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं होती। और लेकिन ये स्ट्रैटेजी हमें बीजेपी में दिखी है, कांग्रेस के रहते ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा में ये किया है हर स्टेट में, हम देखते हैं। हाँ, और उसके लिए उनमें उनकी जो, देखो आज उस पार्टी ने हरियाणा जैसी स्टेट पर 15 साल राज कर लिया तो कुछ तो बात है ना जी, कुछ तो बात है। और कुछ कमी हम उनसे, अगर कोई राज कर रहा है बार बार सत्ता उसके हाथ आ रही है तो कुछ खूबी है तो हमें उससे सीखना चाहिए। अब मैं उनको क्रिटिसाइज ही करता रहूं ऐसा थोड़ी है। हो सकता है कि मेरे शुभ चिंतकों को यह बात नहीं अच्छी लगे, मगर वो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी जो उनकी है माइक्रो लेवल पर, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल स्ट्रेटजी काम कर रही है उनकी, और हमारी नहीं कर रही। धूल में लाठी चलाने से काम नहीं चलेगा। समझदारी से राजनीति अब बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के लोगों के थॉट को जीतना। एक मैं बात और समझ गया, जो ऑफ लेटली मैंने पॉलिटिक्स का ट्रेंड देखा है कि रीजनलिस्ट और कास्टिस्ट की कोई जगह नहीं बची। क्षेत्रवादी और जातिवादी का कोई खाना नहीं आने वाली राजनीति में। शायद टिकटों का बंटवारा तो जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे होता है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो टिकटों का बंटवारा क्षेत्रवाद पे तो नहीं हो सकता। क्षेत्रवाद की राजनीति यानी मैं सिर्फ मेरे इलाके की राजनीति, ये तो अलग करके देख नहीं सकते हम। क्षेत्रवाद, जाति और राजनीति, चुनावी राजनीति। मैं जब तक जो सबकी नहीं सोचेगा, जो माला में हर मोती को ठीक तरीके से नहीं पिरोएगा, फिर वो अपने गले में कभी वो जो है ना हार नहीं पहन पाएगा। ये बात मैंने हुड्डा साहब बड़े हैं
और देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं, मगर हुड्डा साहब ने अगर ये लूज किया तो मुझे इसका बड़ा कारण ये भी लगता है कि उन्हें क्षेत्रवाद ले बैठा। लोगों को ये डर लगता है कि यार जब महम से निकलते थे तो महम तक तो, रोहतक से महम तक तो 4 लेन सड़कें थी, आगे भवानी खेड़ा का पहला गांव मुंडाल आता था, यूं लगता था अटारी बॉर्डर आ गया। और वो सड़क नहीं थी, वो आईना था। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें तो अपनी बांगड़ बेल्ट से जीतती कांग्रेस। जीत की हालात ऐसे थे, हालात का क्या और पता है? सबसे ज्यादा नाराजगी उनके रहते इसी बेल्ट को, कुछ किया ही नहीं। क्या आज वहां जाकर के देखो क्या 4 लेन हाईवे हैं? कभी किसी ने जींद में सोचा था क्या 19 मंजिली इमारत का अस्पताल बनेगा, जहां पर मेरे हिसाब से कोई ट्रेंड ही नहीं है इस तरीके का। वहां पर दुष्यंत चौटाला ने करके दिखाया, मगर नहीं, लोगों को है ही नहीं भाई, वो मुद्दा ही नहीं था। जब वोट डालने आए तो मुद्दा ही नहीं था। डेवलपमेंट वाज नहीं, मुद्दों पर तो ना मीडिया बात करता है ना राजनेता बात करते हैं। अब मनीषा वाला केस हमने उठाया था, जिस दिन मैंने पत्रकारों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कितने केस पे बहस हो रही थी। मैं हैरान हूं, मुझे अचंभा, मेरे तो ये डाइवर्ट मेरे दिल्ली के साथी, एक बड़ा जिम्मेवार साथी है मेरा और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, पॉलिटिकल नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। वो कहता है कि तुम कैसे लोग हो, तुम कुत्तों के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा तुम कैसे लोग हो जो तुम, एक बहन की आबरू लूटी गई, उसे मौत के घाट उतारा गया, तुम्हें पता भी है? कहता कि मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कांड हुआ है। क्योंकि उस पर बात ही नहीं कर रहा ना कोई, नहीं, उन्हें दिखा नहीं रहा ना कोई। उन्हें हरियाणा, अगर मैंने कहा ना आपके शो के शुरू में कहा कि अगर यही दिल्ली में होता, चर्चाएं होती उस पर, तो इस पर बीबीसी की रिपोर्ट भी बनती। ये हरियाणा में हो गया, भिवानी में हो गया, ढाणी लक्ष्मण में हो गया, कोई परवाह नहीं है। अगर हरियाणा में, मैडम अगर हरियाणा में चुनाव होते ना तो सारी दिल्ली का मीडिया यहां बैठा होता। अगर हरियाणा में अगले साल भी चुनाव होते तो, अभी तो 4 साल है, छोड़ो, कोई किसी को परवाह नहीं। लेकिन चुनाव ही नहीं, अब ये भी देखा जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, ये भी जरूरत है, क्योंकि ये जब वो जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो वो एनालिसिस करते होंगे तो वो देखते होंगे कि सुदेश नैन जी का तो ज्यादा चलता है तुम्हारे से भी, क्योंकि आप मुद्दों की बात कर रहे हो, जो कोई करना नहीं चाहता। वो लोग तो उनके पास तो है ही नहीं, सरकार से ऐड लेते हैं, उस पर अपना काम चला रहे हैं बेचारे। सैलरी भी तो लेनी, आगे से जवाब तो ये क्या करें। तो इतना मैं कहा तो राजनीतिक आदमी हूं, ये तो आप लोगों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ जो संघर्ष आप सड़क पर, जमीन पर उतरकर लोगों के लिए कर रहे हैं, ये फले फूले और इसका रिजल्ट सकारात्मक आपको मिले। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे संघर्ष करते रहे, पसीना बहाते रहे, अच्छा लगता है। अभी तक हमने राजनीतिक विरासत देखा था कि कमरों से होती थी ऐसी राजनीति, लेकिन अब सड़कों पर देख के थोड़ी उम्मीद जगती है। नहीं, हम करेंगे, प्रयासरत हैं, थे और रहेंगे। आप हमारे प्रयासों को और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें एक स्पेस दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबको स्पेस देती हूँ कि नहीं, आप प्लेटफॉर्म, आप देते हैं, बट आपको देखने वाले उन बड़े मीडिया हाउसेस से भी कहूंगा कि स्पेस दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।